हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सामर्थ्य क्लासेस में एक बार फिर से। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि रोटेरिया एनसीईआरटी 6 to 12 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें इस ऑल आउट बुक के तहत हम लोग ऑल आउट सीरीज चला रहे हैं और इसके तहत हम लोगों ने हिस्ट्री जो है कंप्लीट कर लिया था। और सभी क्लासेस का हिस्ट्री जो रिलेटेड जो सारे प्रश्न जो बन रहे हैं उनके सारे वीडियो इसी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जाके प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपडेटेड है, आप जाके वहाँ उसको देख सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी रिवीजन। और इसमें क्लास 6 का हम लोग बस एक मात्र वीडियो में पूरा का पूरा जो ज्योग्राफी जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके तहत इस बुक के तहत जो है क्लास 6 में 60 एमसीक्यू निकाले गए हैं और 60 एमसीक्यू के तहत ही मैं जो है आपको 60 एमसीक्यू के तहत ही डिस्कशन की मदद से पूरा का पूरा क्लास 6 जो है कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? तो पहली बात ये तो एनसीईआरटी का रिवीजन है और एनसीईआरटी की रिवीजन तो अपने आप में जो है रामबाण होता है। अभी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रेलवे एग्जाम देने जा रहे हैं, एसएससी एग्जाम देने जा रहे हैं, दरोगा एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और या फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी आ गया है जिसका नोटिफिकेशन कल ही आया है, टीआरई 4। और वैसे विद्यार्थी जिनको जो है स्टेट का एग्जाम देना है ना, बिहार स्टेट का एग्जाम देना है, तो उनके लिए ये क्लास 12 रामबाण है, रामबाण। क्योंकि बिहार स्टेट में एनसीईआरटी रिलेटेड सारे सवाल पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी से। तो वैसे प्रश्नों को आप जो एग्जाम में छपता है आपको इस सेशन से, मतलब इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सेशन से हूबहू मैच करेगा सवाल, ठीक है। आप विश्वास नहीं होता है तो आप PYQ जो लगा के देखिएगा और उसके बाद मेरा आके सेशन देखिएगा जो हिस्ट्री का मैंने कंप्लीट करवाया है, आपको पता चलिए। डायरेक्टली जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी सवाल पूछा जाता है स्टेट में। अगर आपको स्टेट पास करना है, टीआरई 4 पास करना है या किसी भी एग्जाम का पास करना है तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी कहाँ पढ़ाया जा रहा है? तो एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है सामर्थ्य क्लासेस पे। बाकी मैं आपसे यही कहूंगा बिना देर किए हुए अगर सामर्थ्य क्लासेस पे आप नए हैं, सामर्थ्य क्लासेस अभी जुड़ जाइए। बाकी बढ़ेंगे अपने हम अगले स्लाइड की ओर और हम शुरू करेंगे आज का सेशन, ठीक है। तो सेकंड हमारा पहला जो स्लाइड में मैंने बताया था कि भूगोल हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये क्लास 6 का होने वाला है। तो क्लास 6 में तो आप जानते हैं कि ये सारा चैप्टर है ना, लगेगा वो क्लास 6 क्या पढ़ना है, लेकिन नहीं, जब सवालें बनती है ना तो फिर जो है कंफ्यूजन में गलतियां हो जाती है। इसीलिए सौर मंडल से पृथ्वी, ये सब चैप्टर जो है आप देख सकते हैं, पृथ्वी गतियां, मानचित्र पृथ्वी, हमारे परिमंडल, हमारा देश भारत, तो ये सारी चीजें जो है आपको क्लास 6 से भूगोल बुक में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना सेशन। तो प्रश्न संख्या 1 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार क्या करना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि पूछ रहा है कौन सा कथन ट्रू है, ओके। तो पहला कथन कहता है कि पूर्ण चंद्र को लगभग प्रत्येक 15 दिनों में एक बार देखा जा सकता है। पूर्ण चंद्र मतलब यानी कि बात कर रहा है पूर्णिमा, ठीक, इसका बात कर रहा है ये बात कर रहा है पूर्णिमा का। तो पूर्णिमा ये कह रहा है कि 15 दिनों में एक बार देखा जाता है, मतलब कि इसका कहना है कि पूर्णिमा क्या महीने में 2 बार होता है? इतने बेवकूफ तो कोई भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है। पूर्णिमा जो है ना, पूर्णिमा महीने में एक बार होता है, 15 दिन में नहीं, महीने में एक बार, ठीक है। पूर्णिमा महीने में एक बार आती है, ठीक है। और इसी को जो है ना फुल मून भी कहा जाता है, फुल मून, है कि नहीं। इसके अलावा तो यानी कि हम कह सकते हैं कि कथन नंबर 1 तो गलत, कथन नंबर 1 तो गलत है, ठीक है। वैसे मैं चीजों को बताऊंगा जो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। यहाँ पर हालांकि मैंने आपको ये चीज पता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए कि चीजें गलत क्यों है उसको सही बताने के लिए जो मैंने इसको समझाया, ठीक है। बाकी तो बहुत आसान सवाल है। इसके अलावा अगर आपसे बात करें कि पूर्णिमा के बाद दूसरा चीज क्या आता है? अमावस्या आता है। क्या आता है? अमावस्या आता है। अब आप ये चीज जानिएगा कि क्या जानना है कि पूर्णिमा के 15 दिन बाद, पूर्णिमा जब हो जाएगा उसके जब 15 दिन बाद क्या आएगा? तो अमावस्या आएगा। अमावस्या आएगा मतलब जब रात का आसमान सबसे साफ दिखाई देगा और आसमान में चांद दिखाई नहीं देता है, चांद नहीं होता है, ठीक है। तो इन चीजों को आप याद रखें, क्लियर। चांद नहीं होता है अमावस्या के दिन। आगे देखें, कथन नंबर 2 कहता है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी अन्य वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। ये बात भी बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड में क्या कह सकते हैं? तो खगोलीय पिंड में आपका आ जाता है सन आ जाता है, मून आ जाता है, इसके अलावा स्टार्स आ जाते हैं, इसके अलावा प्लैनेट आ जाते हैं। खगोलीय पिंड है ये सब सारी चीजें, है कि नहीं। इसके बाद उल्का पिंड जिसको बोलते हैं, उल्का पिंड,
एक आदि सभी जो अंतरिक्ष में मौजूद है क्या कहते हैं, तो इन्हीं को जो है खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंड ऐसा होता है ना जो बहुत गर्म होते हैं, बहुत बड़ा होता है, बहुत गर्म होता है, और वो गैसें से बना होता है। तो उनके आसपास अपनी उष्मा व प्रकाश होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, तारे कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि सन भी क्या है, एक प्रकार का स्टार। सन भी एक प्रकार क्या है, तारा है। यानी क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर क्या, बी। केवल कथन दो सत्य है, केवल कथन दो सत्य है। आगे बढ़े, आए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। कहता है सही कथन चुनिए। कथन नंबर 1 कहता है सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। क्या बात सही, पृथ्वी तीसरा ग्रह है क्या? तो देखिए, सूर्य से दूरी के हिसाब से पूछा है, तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तीसरा ग्रह मतलब कौन कौन सा है, तो पहले नंबर पे कौन आएगा, पहले नंबर पर आ जाएगा बुध। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा दूसरे नंबर पे, शुक्र। ठीक, और तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, तो अपना पृथ्वी आ रहा है। ठीक है, फिर इसका मंगल बृहस्पति शनि ऐसा करके जो है आता है। ठीक, इतना तो आपको पता ही है। इसके बाद हम देखें, कहता है कि पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह है। ये बात सही, ये बात सही है क्या? ठीक है, आकार में जो है ना पृथ्वी जो है छठा सबसे बड़ा ग्रह नहीं। कथन नंबर 2 गलत, कथन नंबर 2 गलत है। पृथ्वी सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, अब बोलेंगे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा याद रखिएगा जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। ठीक है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा है सैटर्न। क्या है, सैटर्न। इससे छोटा क्या है, उससे छोटा है यूरेनस। इससे छोटा तो नेपच्यून, और उससे छोटा क्या, अपनी प्यारी पृथ्वी यानी कि अर्थ। तो ये जो है पृथ्वी क्या है, ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ना कि छठा सबसे बड़ा ग्रह है। यानी कि कथन नंबर 2 गलत, कथन नंबर 2 गलत। कहते हैं कि पृथ्वी के आकार गेंद का समान है। क्या बात सही? आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब आप प्रोफेशनली पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या बोलेंगे, गेंद का समान है या सेब का समान है या संतरा का समान है, ये बच्चों को समझाने के लिए बोला जाता है। लेकिन ये बात गलत। पृथ्वी जो है ना पूरी तरह गेंद या फिर गोल के साथ गोल आकार की नहीं। ठीक है, कथन नंबर 3 भी गलत। बात यह है कि ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, ये ध्रुवों पर चपटी है। ठीक है, अच्छा अब इस आकार को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी का जो आकार है ना, ये कैसा है, ये भू आभाग, भू आभ, क्या है, ये भू आभ। ठीक, यानी कि कैसा है, जियोइड। क्या है, जियोइड। आप इसको जो है, पृथ्वी किसके जैसा है, तो पृथ्वी पृथ्वीआकार है, यानी कि पृथ्वी के जैसा पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी कैसा है, पृथ्वी पृथ्वीआकार है, आप ऐसा कह सकते हैं। समझ बात। तो इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज मैं बताऊं, तो अंतरिक्ष में अगर कोई आदमी जाता है, तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का पृथ्वी दिखाई देता है, क्योंकि इसके क्या, पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी के 2/3 भाग पर, 2/3 भाग पर क्या जल मौजूद है, 2/3 भाग पर जल मौजूद है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी, नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को। इन बातों को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या कितना आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल एक सही है ना, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी केवल एक। अब आप बोलेंगे इतना इजी है, इसमें क्या पढ़ना, तो देखिए अगर आपको मैं 6 का रिवीजन करवा रहा हूँ, तो मैं आपको 6 के लेवल की चीजें बताऊंगा ना, और सिर्फ थोड़ा सा जो अपर करके ले चलूंगा। अब आप बोलेंगे नहीं 6 में मैं पढ़ रहा हूँ, साथ ही साथ आप 12 का फैक्ट भी बताइए, तो जब 12 में पहुंचेंगे तब उस समय क्या फैक्ट बताऊंगा मैं। इसीलिए जो चीजें आप पढ़ रहे हैं, ताकि जो चीजें आपको जो है क्या हो, आपको एक सीक्वेंस वाइज से चीजें जो है मिलते लगे। क्या मिले, एक सीक्वेंस वाइज में चीजें आपको मिलने लगे। ठीक है, तो इन चीजों को आप याद रखें। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर, प्रश्न संख्या 3 पर। ठीक, अब देखिए ये जो सीरीज चल रहा है ऑल आउट सीरीज ज्योग्राफी का, ये कंप्लीट एनसीईआरटी रिवीजन जैसे यहाँ लिखा है, बीपीएससी टीआरई फॉर स्टेट के लिए जो दरोगा बनना चाहते हैं, एसएससी रेलवे, सभी जंग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी रिवीजन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको जो है नेग्लेक्ट नहीं करना है, पूरा वीडियो को क्या करना है, पूरा वीडियो को एंड तक देखना है। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे आप दरोगा बी क्यों लिखे हैं, दरोगा बी क्यों लिख दिए हैं, दरोगा 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 थोड़ी बोला जाता है, दरोगा बाबू बोला जाता है, बी फॉर बाबू, है कि नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा दरोगा बी, है कि नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रश्न कथन कहता है कि कथन 1 नंबर कहता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। क्या यह बात सही है, ये बात सही है क्या, तो देखिए ये बात गलत है। और बोलेंगे ये भी बात गलत हो गया, जी बिल्कुल, ये वृत्ताकार पथ पे चक्कर नहीं लगाते हैं, ये लगाते हैं, मैं आपको बता दूं,
ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार, है कि नहीं, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। कथन नंबर 1 बिल्कुल गलत है कि नहीं, याद रखेंगे। फिर कहता है आगे पढ़ें, आगे देखें तो कहता है सूर्य से दूरी के सही क्रम में बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस। क्या ये बात सही है? ये बात सही है क्या? तो ये बात गलत है, ये बात भी गलत है। एक्चुअली दूरी के क्रम में अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आपको होना चाहिए क्या? आपको होना चाहिए जुपिटर, ठीक है। मैंने इससे पहले बताया था क्या इससे वाले में? नहीं बताया था ना, तो अभी जान लीजिए। जुपिटर, फिर होना चाहिए सैटर्न, उसके बाद होना चाहिए क्या? यूरेनस, ठीक है। यही बदल दिया है बस, यूरेनस और उसके बाद आना चाहिए नेपच्यून। तो ये जो इसका क्रम है, अच्छा पूरा लिख दे क्या? पूरा लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य के बाद पहला क्या आएगा? सूर्य के बाद सूर्य से दूरी का सही क्रम, अगर ये मान लीजिए सन है, तो ये क्या है? एक सन है। तो सन के बाद सबसे पहले आपको देखने को मिलता है क्या? मरकरी। क्या मिलता है? मरकरी। उसके बाद क्या मिलेगा? वीनस। उसके बाद वीनस के बाद, तो वीनस पर मैं बताया कि तीसरा ग्रह कौन सा था? अर्थ, अपना प्यारा पृथ्वी। और अर्थ के बाद क्या? तो अर्थ के बाद मार्स, और मार्स के बाद जुपिटर। तो यानी यही जो है क्रम चलता है, यही क्रम चलता है। तो आपको इन चीजों को याद रखना है। पहले यूरेनस आएगा तब नेपच्यून आएगा, ठीक है। पहले अरुण तब वरुण, है कि नहीं। तो इन चीजों को याद रखेंगे। बात करें वेनस की यानी कि शुक्र की, तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्या कहता है? जुड़वा बहन या फिर जुड़वा ग्रह की भी संज्ञा दी जाती है, ठीक है। साथ ही साथ शुक्र को आप देखेंगे तो ये भोर का तारा या फिर भोर या फिर सांझ का तारा का भी संज्ञा दी जाता है, ठीक है। समझ आई बात? तो इन चीजों को आप याद रखेंगे। आइए इसका आंसर क्या? जवाब ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 4 पे देखते हैं। कहता है निम्नलिखित ग्रहों के उनके उपग्रहों यानी चंद्रमाओं की संख्या से मिलान करें। यानी कि सिंपली पूछा है कि जो आपको एक तरफ ग्रह दिया गया, दूसरी तरफ जो उसके नंबर ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में बात किया है, नंबर ऑफ उसके जो उपग्रह जो है उसके बारे में पूछा है। तो बताइए नेपच्यून में कितने उपग्रह है? देखिए नेपच्यून को बेसिकली अगर आप कहते हैं इसको 16 से मिला सकते हैं, यानी नेपच्यून के पास 14 प्लस है। नेपच्यून के पास कितना है? 14 प्लस है। और यूरेनस के पास कितना है? तो यूरेनस के पास है 27 प्लस, ठीक है, 27 प्लस। इसके अलावा बात करें तो बृहस्पति के पास कितना है? तो बृहस्पति के पास है 101, यहाँ जो लिखा हुआ है 95 प्लस आप मान के चले, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक। और मंगल का, मंगल के पास मात्र 2 उपग्रह है, ठीक है, मात्र 2 उपग्रह है। क्या? कौन कौन सा? एक है फोबोस और दूसरा का नाम क्या है? दूसरा का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज, फोबोस एंड डीमोस, है ना। बेसिक से चीजें शुरुआत करेंगे और बाद में ले जाएंगे हीरो लेवल तक, है ना, जीरो टू हीरो। तो मंगल का 2 छोटा प्राकृतिक उपग्रह कौन कौन सा है? तो फोबोस और डीमोस, ठीक है। और डीमोस जो है ना, डीमोस ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे क्या, ये स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा सैटेलाइट, सबसे छोटा उपग्रह है ना, नेचुरल सैटेलाइट, है कि नहीं। इसके अलावा बात करें तो सबसे बड़ा कौन होगा? फिर बोले कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, ये भी बताइए। तो सबसे बड़ा उपग्रह अगर आपसे पूछे ना तो ये होगा क्या? गैनीमेड। क्या होगा? गैनीमेड। तो ये चीजें याद रखेंगे। जो गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो गैनीमेड उपग्रह है जुपिटर का, ठीक है। और जुपिटर टोटल कितना है? तो जुपिटर का टोटल है 101, ठीक। कितना है? 101 है। अच्छा ठीक है, इसके बाद अगला बात करें कि अगर आपसे पूछेगा कि सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह, सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे? आप क्या जवाब देंगे? उसका नाम पता है कि नहीं आपको? तो इसका नाम है क्या? टाइटन, है ना। इसका नाम क्या है? टाइटन, समझे। तो इन बातों को, इन फैक्टों का कॉपी में नोट कर लेंगे या फिर अपने दिमाग में जो है फिक्स्ड कर लेंगे हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 कहता है कथन है और कारण है। और फिर देखिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्या यह बात सही है? ये बात सही है क्या? बताइए। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, पूरा भाग हमें गोल चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, एक सेकेंड, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, तो ये चंद्रमा का बस यही वाला फेस देख पाएगा, है ना। ये पीछे वाला फेस जो है नहीं देख पाएगा, इसके लिए एलिजिबल नहीं है पृथ्वी, समझे। इसके अलावा कहते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। क्या यह बात सही है? तो ये बात भी सत्य, नहीं कथन भी सही है और कारण भी सत्य है, ठीक। अब बोले कि चंद्रमा जो है लगभग जो है 27 दिन बोला है, तो आप याद रखिएगा 27 दिन प्लस
8 घंटा याद रखिएगा, 27 दिन प्लस 8 घंटा में ये क्या करता है, पूरा परिक्रमा कर देता है पृथ्वी, समझो, है कि नहीं। तो इन चीजों का याद रखेंगे। अब देखिए सवाल क्या कहता है, कथन एवं कारण सही है एवं कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए कथन और कथन भी सही है, कारण भी सही है। और कारण क्या करता है, देखिए यहाँ पृथ्वी चंद्रमा के बारे में बात हो रहा है, तो चंद्रमा पृथ्वी के बारे में यहाँ भी बात हो रहा है, यानी कि ये कारण है और ये इसकी व्याख्या कर रहा है। कथन नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। छठा नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। इस बार जो है ट्रू नहीं पूछ के इस बार फॉल्स पूछ लिया है। क्या किया, इस बार फॉल्स पूछ लिया। कहता है कि उपग्रह अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। क्या बात सही है, क्या ये बात सही है क्या, तो ये बात बिल्कुल सही है। उपग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर, उपग्रह क्या करता है, ग्रहों के चारों ओर तो घूमता ही है। सैटेलाइट का बात हो रहा है यहाँ पर, किसका बात हो रहा है, ये सैटेलाइट का बात हो रहा है। ये जो है ग्रहों के चारों ओर तो घूमता ही है, साथ साथ वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। क्योंकि ग्रह क्या कर रहा है, प्लेनेट जो होता है वो तो सन का जो चक्कर लगाएगा ही। तो जब प्लेनेट सन का चक्कर लगा रहा है तो प्लेनेट का चक्कर कौन लगा रहा है, प्लेनेट चक्कर सैटेलाइट लगा रहा है। तो इसको जो है सन के चक्कर भी इसको लगाना पड़ता है, सन का भी जो परिक्रमा करते रहता है। ये बात कथन नंबर 1 बिल्कुल सत्य है, यानी कि ये तो असत्य नहीं है। कथन नंबर 1 बिल्कुल, ये कथन क्या है, ये कथन जो है राइट है ना, ये कथन सही है। आगे पढ़ें। कहता है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 है। क्या बात सही है, क्या ये बात सही है क्या, देखिए ये बात जो है गलत है, यही बात जो है असत्य है, यानी कि सिर्फ 2 नंबर सही है। अब इसमें असत्य क्या है, तो ये 1/3 नहीं है, ये इसका व्यास जो है ना, इसका व्यास आप याद रखेंगे, इसका व्यास जो है 1/4 है। कितना है, 1/4 है, इसका व्यास 1/4 है। ठीक है कि नहीं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 असत्य है, केवल 2 असत्य है, 1 नंबर तो सत्य था। पढ़ें आगे। प्रश्न संख्या 7 देखिए, किन ग्रहों के कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है। अब बताइए वैसा कौन सा ग्रह जिनका कोई भी उपग्रह, जिसके पास एक भी सैटेलाइट, जिसके पास एक भी सैटेलाइट मतलब नेचुरल सैटेलाइट ना, जिसके पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। बताइए किसके पास नहीं है, क्या बुध के पास है। हाँ देखिए मैं आपको बता दूं, सौर मंडल के में केवल 2 ग्रह ही ऐसे हैं जिनका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। कितना नहीं है, तो ऐसा जो है मात्र जो है 2 प्लैनेट। अब 2 प्लैनेट में आपको बता दूं कि सबसे पहले आ जाएगा मरकरी यानी कि बुध, इसके पास नहीं है। और दूसरा किसके पास नहीं है, तो दूसरा है शुक्र के पास नहीं है। नेपच्यून और यूरेनस के पास है, मैंने आपको पहले बताया था, है ना, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले स्लाइड में। तो बुध और शुक्र के पास नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1 और 4, 1 और 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें पृथ्वी के पास, पृथ्वी के पास कोई उपग्रह है, बताइए। हाँ किसी को नॉलेज है कि नहीं, नॉलेज होना ही चाहिए। पृथ्वी के पास उसका अपना कोई उपग्रह है, तो पृथ्वी के पास मात्र एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है, चंद्रमा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। और जैसे कि मैंने बताया था कि मंगल के पास कितना है, मंगल के पास 2 था, फोबोस और डीमोस, है कि नहीं। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि फिर से जो है ये फॉल्स पूछ रहा है ना, फिर से फॉल्स पूछ रहा है। सबसे पहले आपको प्रश्न में यही देखना चाहिए कि ये सत्य पूछ रहा है या फॉल्स कथन, या फिर असत्य पूछ रहा है। इन चीजों को आपको परीक्षा में भी बैठने समय ध्यान देना है। कहता है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत, मैदान एवं गड्ढे की छाया को देखा जा सकता है। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है क्या, तो ये बात जो है गलत है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई देता है क्या, अमावस्या का दिन तो चंद्रमा ही नहीं मिलता है, चंद्रमा आकाश में दिखता ही नहीं है। तो ये बात गलत है। ये चीज कब दिखाई देगा, तो ये चीज दिखाई देगा पूर्णिमा के दिन। ये चीज कब दिखाई देगा, पूर्णिमा के दिन, जिस दिन जो है फुल मून का दिन होगा, है ना, मतलब जिस दिन जिसका पूर्णिमा होगा उस दिन जो स्पष्ट देखा जा सकता है। क्या स्पष्ट क्या दिखा जा सकता है, तो मौजूद पर्वत देखा जा सकता है, मैदान, गड्ढा। अगर आपके पास टेलीस्कोप है तो आप उनसे देखेंगे तो आपको साफ साफ जो है गड्ढा का जो छाया वगैरह जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप वैसे जो है फोटो या पिक्चर्स में भी देखे होंगे, है ना, फोटो या पिक्चर में देखे होंगे, बहुत सारा जो फोटो लिया गया है वैज्ञानिकों द्वारा, है कि नहीं। तो आगे देखिए कथन 2 देखते हैं। तो कथन हमारे गलत हो गया। ज्योमेट्री का अर्थ पृथ्वी का मापन होता है। क्या बात सही है, ज्योमेट्री का अर्थ पृथ्वी का मापन होता है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ज्योमेट्री, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पृथ्वी का मापन। पता था कि नहीं आप लोगों को, ज्योमेट्री का होता है पृथ्वी का मापन। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि जियोलॉजी क्या होता है, ये सब शब्दों का आपको ध्यान रखना है।
जियोलॉजी मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन। इसके अलावा जियोइड क्या होता है, तो मैंने आपको बताया, शुरुआत में बताया जियोइड क्या होता है, ये पृथ्वी का आकार है, पृथ्वी का आकार। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है कि नहीं। फिर कहता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई, अच्छा यहाँ असत्य पूछा था ना, यानी कि कथन नंबर 2 जो है सत्य था, यानी ये वाला कथन तो सही है, 1 नंबर वाला असत्य है, यानी यही हम लोग का सवाल आंसर होने वाला है। कहता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1869 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। क्या ये बात सही है क्या? तो ये बात गलत है, ये बात भी गलत है, यानी कि ये भी फॉल्स है। बात ऐसा है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे पहला व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने चंद्रमा की सतह पर, याद रखेंगे, इन्होंने 20 जुलाई 1969 में रखा था, ना कि 1869 में। 1869 लिख के जो है बात गलत कर दिया है। कब रखा था इन्होंने कदम? तो 20 जुलाई 1969 में रखे थे। ठीक है, समझ बात। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 दोनों असत्य है, 1 और 3 दोनों असत्य है। प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और विचार क्या करना है, तो उसमें से फिर से जो है आपको जो है फॉल्स पूछा है, फॉल्स ज्यादा पूछ रहा है नहीं, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे कि फॉल्स पूछा है। कहता है कि कथन नंबर 1 कहता है कि आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक है गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। क्या ये बात सही है? जो सूर्य के सबसे नजदीक हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह मतलब सूर्य है, और मार्स तक जो मैंने बताया था, यानी कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। मार्स के बाद जो है क्षुद्र ग्रह की पेटी चालू हो जाती है, यानी कि क्षुद्र ग्रह का बेल्ट जो शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो भी है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, वो कैसा ग्रह है? तो वो जो है बहिर्ग्रह है ना, बाह्य ग्रह। क्या कह सकते हैं? बहिर्ग्रह छोड़िए, लिखिएगा इसको बाह्य ग्रह, है ना। और जो चंद्रमा के जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट के पहले हैं, वो क्या है? वो आंतरिक ग्रह। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है, ऐसा आपको पता ही होगा, फिर भी मैं जो इसको रिवाइज करवा दिया हूँ। तो जो कि जो आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं ना, वो गैस और तरल पदार्थों से नहीं बने होते। ये कथन नंबर 1 जो है ये गलत है, ना, ये असत्य है। गैस और तरल पदार्थों से नहीं बने होते हैं, वो बने होते हैं किससे? तो ये बने होते हैं चट्टानों से बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? ये चट्टानों से बने होते हैं। अगर गैसों से बने होते तो क्या हम लोग पृथ्वी पर रह पाते हैं? ये चट्टानों से बने होते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना। फिर कहता कथन नंबर 2, आंतरिक ग्रह में केवल बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, ये बात बिल्कुल राइट है। फिर कहता है बाह्य ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर है वह चट्टानों से बने होते हैं। ये बात गलत है। जो सूर्य से बहुत दूर है, ये भी कथन जो है गलत है। ये कथन नंबर 2 जो है क्या था? कथन नंबर 2 जो बिल्कुल सही था, है ना, इधर टिक लगा देते हैं। और कथन नंबर 3 कहता है जो दूर है वो क्या है? वो चट्टानों से बने होते हैं। नहीं, वो चट्टानों से नहीं बने होते हैं। जो बाह्य ग्रह होते हैं, जैसे कि क्या बाह्य ग्रह में आता है क्या? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, और ये जो है ना, ये चट्टानों से नहीं बने होते हैं, ये बने होते हैं किससे? ये बने होते हैं, ये गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? गैस एंड, उल्टा कर दिया है बस, ये गैस एंड तरल पदार्थों से बने होते हैं। तो ये इसका भी ध्यान रखेंगे। कहता है बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, यानी कि असत्य कौन कौन सा है? तो असत्य है केवल 1 और 3। कितना असत्य है? सी नंबर, ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 असत्य है। आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 की ओर, ठीक है। 10 देखेंगे, जरा पढ़ेंगे आप ध्यान से। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, ये आपको चूज करना है। ठीक, कहता है कि पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति एवं मंगल को पार्थिव ग्रह यानी कि आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्या बात सही है? इससे पहले मैंने क्या बताया था? क्या पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बृहस्पति में आंतरिक ग्रह था क्या? ये बात गलत है। बृहस्पति कैसा ग्रह है? तो बृहस्पति बाह्य ग्रह है। बृहस्पति मैंने अभी क्लियर किया था इसको, बृहस्पति बाह्य ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और मंगल के साथ साथ बुध, ये सभी जो है ये आंतरिक ग्रह था, ये पार्थिव ग्रह कह सकते हैं। लेकिन जो बात कर दिया कि बृहस्पति जो है ये आंतरिक ग्रह है, तो ये बात गलत कर दिया करके, यानी कि ये कथन जो है असत्य है। सबसे ज्यादा चंद्रमा की संख्या शनि और यूरेनस के पास है। क्या ये बात सही है क्या? ये बात सही है क्या? तो ये बात भी गलत है। सॉरी, सबसे ज्यादा चंद्रमा की संख्या शनि और यूरेनस के पास नहीं, शनि और किसके पास है? शनि और बृहस्पति के पास है। मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा जुपिटर के पास है ना, तो सबसे ज्यादा चंद्रमा किसके पास है? शनि और जुपिटर के पास है। ओके, तो इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी सही नहीं है, ना तो 1 और ना ही 2।
ना तो 1 और ना ही 2 सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें से असत सत्य कथन का चूज करना है, यानी कि ट्रू कथन का जो है चूज करना है। कहता है कि चंद्रमा इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। अभी मैंने बताया था इसको, ये बात बिल्कुल सत्य है कि नहीं। उसके बाद कहता है यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। क्या ये बात सही है? तो ये बात भी सत्य है। चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा की जो औसत दूरी है पृथ्वी से, ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, पर अगर पूछेगा कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितना देरी में पहुंचता है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना देरी लगता है, तब रखिएगा 1.3 सेकंड के आसपास। 1.3 सेकंड के आसपास जो ये प्रकाश क्या करता है, पृथ्वी को टच कर लेता है, पृथ्वी में पहुंच जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा कि सन का लाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगता है, सन लाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो इसका बात भी याद रखना पड़ेगा। तो इसका टाइम लगभग लग जाता है 8 मिनट और 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड, अप्रोक्स में बोलिएगा 500 सेकंड लगता है। ठीक है, कितना लगता है, 500 सेकंड लग जाता है। समझे, क्लियर। अब बात ऐसा है कि क्यों इतना समय लग रहा है सन को, तो बात ऐसा है कि चंद्रमा जो है ना पृथ्वी के काफी नजदीक है और सन जो है ना ये पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर है, इसलिए इसमें टाइम ज्यादा लगता है लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य है। आइए प्रश्न संख्या 12 पे कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। तो कथन 1 नंबर कहता है केवल बृहस्पति शनि के चारों ओर छल्ले होते हैं। ठीक है, ये बात गलत है और आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल बृहस्पति शनि चारों छल्ले नहीं होते हैं, साथ में किसका होता है, जुपिटर में भी होता है, बृहस्पति में भी होता है, सैटर्न में भी होता है, और इसके अलावा किसमें रहता है, तो इसमें इसके अलावा यूरेनस में भी रहता है। अब आप बोलेंगे आप ये नया चीज क्या बता रहे हैं, तो क्लास 6 का जब आप एनसीईआरटी उठाइएगा तब आपको देखने को मिलेगा कि ये तीनों ग्रहों में आपको क्या छल्ला देखने को मिलता है, यानी कि रिंग देखने को मिलता है। तो आपको ये जो मॉडल आप बनाते हैं या फिर जो डायग्राम आप बनाते हैं उसमें क्यों दिखा देता है, तो बात ऐसा है कि कुछ जो शनि में सिर्फ आपको दिखाई देगा, सिर्फ शनि का दिखाई देता होगा, सिर्फ सैटर्न में आपको दिखाई देता होगा। तो बात ऐसा है कि सैटर्न का जो प्रकाश है वहाँ पर अलग पड़ता है, उसका जो वहाँ पे बर्फीला जो जगह है वो चमकता है, इसलिए जो है छल्ला दिखाई देता है। और जुपिटर का जो छल्ला जो होता है काफ़ी ज़्यादा धुंधला होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कम दिखाई देने वाला होता है, और प्रकाश के किरणों वजह से वो जो है ठीक से नहीं दिखाई दे पाता है। लेकिन होता ये तीनों में है, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस में भी जो छल्ला होता है, लेकिन दिखाई हमें सिर्फ केवल और केवल सैटर्न में देता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। कहता है पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। क्या ये बात सही है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर आपके पास शक्तिशाली कोई दूरबीन है, ठीक है, कोई दूरबीन है, तो आपको जो है स्पष्ट रूप से जो आपको देखने को मिलेगा वो भी आप शनि का देख सकेंगे, है ना, शनि का जो है आप सुस्पष्ट और सुंदर तरह से आप उसको देख सकेंगे। और सबसे पहले इन छल्लों को किसने देखा था, तो आप याद रखिएगा सबसे पहले इन छल्लों को गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था, गैलीली ने। ठीक है, गैलीलियो, है ना। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सत्य है, केवल 2 सत्य है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कहता है ऊपरी में से कौन सा कथन सत्य है। आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक हैं वे गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। क्या बात सही है, आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक है वो गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। अभी मैंने बताया था कि ये कैसे बने होते हैं, ये चट्टानों से बने होते हैं। देखिए एक ही प्रश्न जो है बार बार घूम के आ रहा है, चट्टानों से बने होते हैं। कैसे बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं, और ये फिर ये सघन होते हैं ना, गैसीय नहीं होते हैं। बाह्य ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर है चट्टानों से बने हैं, नहीं, ये गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं, गैस और तरल पदार्थों से ये बना हुआ होता है। ठीक है, और ये सघन नहीं होता, यानी कि ये दोनों कथन जो है गलत है। यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2 सही है, ना तो 1 ना ही 2 सही है। प्रश्न का जवाब देखिए, ऊर्जा मेजर या बिग बेयर किस तरह की एस्ट्रोनॉमिकल कैटेगरी में आता है, बताइए। ऊर्जा मेजर या फिर बिग बेयर किस तरह की एस्ट्रोनॉमिकल कैटेगरी में आता है, क्या नक्षत्र मंडल में आता है, या ग्रह में आता है, उल्का पिंड में आता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, किस में आता है। तो आप याद रखेंगे, देखिए तारों के आप जो ये उर्सा मेजर और बिग बेयर है ना, ये आता है नक्षत्र मंडल में। ये किस में आता है, ये नक्षत्र मंडल में। और ये नक्षत्र मंडल क्या होता है, तो नक्षत्र मंडल को आप इंग्लिश में जो है ना कॉन्स्टलेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टलेशन। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। इसके अलावा नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तो तारों के विभिन्न समूह, इसमें क्या तारों के विभिन्न समूह होता है, तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाए गए विविध क्या आकृति, तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई
विविध आकृति को ही क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं, विविध आकृति। तो ये बात आपको याद है, नक्षत्र मंडल होता क्या है। ठीक, अब उर्सा मेजर या बिग बेयर की जो बात की, एक प्रसिद्ध नक्षत्र मंडल है, आपको इन दोनों का नाम याद रखना चाहिए, ऊर्जा मंडल, ऊर्जा मेजर या फिर बिग बेयर। ठीक, इसके अलावा बात करें तो कौन कौन सा होता है, सप्तऋषि होता है, सप्तऋषि ये भी एक नक्षत्र मंडल है। इसके अलावा स्मॉल बियर भी है, स्मॉल बियर, ठीक है, स्मॉल बियर। यानी कि सप्तऋषि में क्या होता है, ये 7 तारों का समूह है, 7 तारों का समूह इसमें देखने को मिलेगा, जो उर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का ही भाग है, जो उर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का ही ये भी भाग है कि नहीं। चलिए, प्राचीन समय में क्या करते थे लोग, यही सप्तऋषि की सहायता से उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगा पाते थे। ठीक है, यही सप्तऋषि तारे, सप्तऋषि जो है नक्षत्र मंडल की वजह से। चलिए आगे बढ़े, प्रश्न संख्या चलते हैं 15वें की ओर। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और विचार क्या करना है, तो जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशन रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है। विषुवत रेखाओं से दूर जाते हैं तो अक्षांश रेखा, कहता है कि देखिए ये पृथ्वी है, तो ये जो सोई हुई रेखा जो है, जो सोई हुई रेखा है, ये क्या है, ये अक्षांश है। सोई हुई रेखा क्या है, लेटी रेखा क्या है, ये अक्षांश है ना। और जो खड़ी रेखा होती है, जो रेखा खड़ी होती है उसको क्या कहते हैं बताइए, तो उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं देशांतर। खड़ी रेखा को देशांतर, और जो लेटी रेखा है उसको अक्षांश कहते हैं। तो कहते हैं जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशन रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है। क्या ये बात सही है, नहीं, सबसे बड़ा जो है ना रेखा जो है विषुवत पे होता है, सबसे बड़ा होता है। ये जो विषुवत रेखा होता है, ये विषुवत वृत्त का जो रेखा, विषुवत रेखा याद रखेंगे, विषुवत रेखा सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा अक्षांश होता है, विषुवत रेखा सबसे बड़ा अक्षांश होता है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम ये विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं का आकार बढ़ता नहीं है, ये आकार क्या होता है, ये घट जाता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ध्रुवों के बाद, ध्रुवों के पास जाने इसमें क्या हो जाएगा, देखिए आकार घट गया ना, यहाँ पे आके ये बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये विषुवत रेखा सबसे बड़ा है, समझ आई बात। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक, अक्षांश वृत्त जो विषुवत रेखा है, यही सबसे बड़ा अक्षांश रेखा होता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। क्लियर। इसके अलावा हम कहते हैं क्या, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो अक्षांश वृत्तों की परिधि घटती जाती है, और ध्रुवों पर ये केवल जो है क्या एक बिंदु रह जाता है कि नहीं। इसके अलावा बोलेगा कि 2 क्रमिक अक्षांशों के बीच क्या क्या आपको बोलेगा, बोलेगा क्रमिक अक्षांशों के बीच दूरी कितना होता है, 2 क्रमिक अक्षांशों के बीच की दूरी कितना दूरी होता है बता सकते हैं, ये होता है 111 किलोमीटर का। कितना होता है, 111 किलोमीटर का। ठीक है, अब पृथ्वी के कारण कैसे, कथन तो एक है, अब पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है। तो ये बात सत्य है, पृथ्वी की आकृति जो है ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है, लेकिन ये किसका कारण तो नहीं, इसका कारण तो नहीं। वैसी पहली बात क्या है, पहली बात तो यह है कि कथन ही गलत है, पहली बात कथन ही गलत है, यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, केवल कारण सही है, केवल कारण सत्य है, केवल कारण सत्य है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और कथन नंबर 1 देखिए क्या कहता है कि सत्य कथन का चयन करना है तो ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता तथा पश्चिम के स्थानों का समय आगे होता है। क्या ये बात सही है, ये बात सही है क्या, तो ये बात गलत है। ये देखिए जो ग्रीनविच से, मान लीजिए यहाँ पे ग्रीनविच, ठीक है, ये वाला इलाका जो है ये ग्रीनविच है। ठीक है, और ग्रीनविच से जो ईस्ट साइड में होगा, ग्रीनविच के जो ईस्ट साइड में होगा, मान लीजिए यहाँ पे जो एशिया वगैरह आता है, ठीक है, ये जो एशिया वगैरह आएगा, ये एशिया मान लीजिए इसको है। ठीक, तो यहाँ पर जो ईस्ट साइड आएगा ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ समय आगे होता है, यहाँ समय आगे होता है। ठीक है, आगे होता है। और अगर ग्रीनविच से पीछे जाएगा इधर लंदन वगैरह या अमेरिका वगैरह तरफ, ठीक है, लंदन वगैरह या फिर अमेरिका तरफ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैप तो उतना अच्छा से नहीं बन पाएगा यहाँ पे लैपटॉप में, तो अमेरिका तरफ जो जाएगा यानी कि वेस्ट की ओर जाएगा, तो क्या होगा, इसमें समय बढ़ेगा, समय क्या होगा, सॉरी समय पीछे होगा, समय पीछे हो जाता है। ये बात पता है कि नहीं, ये बात सबको पता होगा। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ें। कथन नंबर 1 जो है गलत है, कथन नंबर 1 गलत है। फिर कहता है कि पृथ्वी अपने अक्ष का अक्ष पर
पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। इसलिए जानते क्या होता है, जो स्थान ग्रीनविच का मैंने बताया, जो स्थान ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर के पूर्व पर है, क्या जो 0 डिग्री देशांतर, मान लीजिए यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर है ना, ये ग्रीनविच है, इसी को ना बोल 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर जो है वो जो पूर्व में उसके देश आता है, वहाँ पर क्या होता है, समय आगे होता है, और 0 डिग्री देशांतर का जो वेस्ट साइड में जो होता है उसका समय क्या होता है, उसका समय पीछे होता है। समझे? पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर मारती है, 24 घंटे में एक चक्कर अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर एक चक्कर मार देती है। समझे? क्लियर? अर्थात क्या होता है, एक देशांतर घूमने में, एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, एक देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा पता है कि नहीं? तो ये लगता है 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, समझे? और 15 डिग्री घूमेगा तो 1 घंटा लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 1 घंटा का समय लग जाएगा। तो ये बात याद रखेंगे, ऐसा सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सत्य है, केवल 2 सत्य है। प्रश्न संख्या 17 पर चलिए, कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है इसका विचार करना है, सत्य कौन सा ये विचार करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही आसान सवाल आ रहा है अभी। कहते हैं कि भारत में 82.5 डिग्री पश्चिम को मानक यामोत्तर माना गया है। भारत में 82.5 डिग्री यामोत्तर को, ठीक है, मान लीजिए मैप थोड़ा सा जो है बनाने में यहाँ डिजिटल पेन से थोड़ा सा गड़बड़ी होता है। ठीक है, तो थोड़ा उसको ध्यान देंगे। ठीक, तो देखिए ये मान लीजिए भारत, ठीक, और भारत का जो 82.5 डिग्री जो 82.5 डिग्री जो गुजरा है यहाँ से मानक यामोत्तर रेखा, ठीक है, तो ये क्या है, ये कहता है भारत में 82.5 डिग्री पश्चिम को मानक यामोत्तर माना गया है। क्या पश्चिम को माना गया है? पश्चिम को नहीं माना गया है। ये 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कैसा देशांतर है ये? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा है। और यही हमारा क्या है? मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, जो कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नैनी जिसको बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश का कहाँ से गुजरता है? तो आप बोल सकते हैं ये गुजरता है कहाँ से? यूपी। यूपी भी नहीं बोलना तो प्रयागराज बोलिए। ठीक है, और प्रयागराज अगर कहीं नहीं मिला परीक्षा में तो आप मिर्जापुर बोल दीजिए। ठीक है, इसके अलावा कहीं आपको नैनी भी देखने मिले तो ये भी देख सकते हैं। यहाँ से जो गुजरता है 82.5 डिग्री क्या पूर्वी देशांतर, जो कि हम लोग का मानक समय रेखा है। ठीक, और भारतीय समय मानक समय, मान लीजिए भारतीय मानक समय ये ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से ये 5.5 घंटे, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। कहता है प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों को घेरता है। क्या बात सही है? क्या बात सही है? क्या प्रत्येक समय क्षेत्र जो है 15 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र को नहीं घेरता है? कथन 2 भी गलत है, कथन नंबर 1 भी गलत है, कथन 2 भी गलत है। ये अक्षांश 15 डिग्री समय क्षेत्र जो है, ये 15 डिग्री अक्षांश क्षेत्र को क्यों घेरेगा? ये 15 डिग्री देशांतर क्षेत्र को घेरेगा ना, 15 डिग्री देशांतर क्षेत्र को घेरेगा, अक्षांश को नहीं घेरेगा। क्लियर? समझ बात? अब इसका जान लीजिए बात, पूरी दुनिया को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। कितना बांटा गया है? 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है। ठीक है, और प्रत्येक समय क्षेत्र जो है 15 डिग्री देशांतर का होता है। तो ये बात याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 17 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2 सत्य है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, 18 में वही पूछा है, कथन चुनना है और सत्य कथन को चुनना है कि नहीं? फिर कहता है कथन 1 पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, और क्योंकि अब जो है थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होगी। कथन नंबर 1 कहता है कि पृथ्वी पर 1 डिग्री अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या 180 होती है। क्या बात सही है? ये बात सही है क्या? तो ये बात गलत है। ये बात कैसा है? तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। इसके अलावा देखते हैं, देखिए एक ही बात कहा गया है सब में, ठीक है, कहा गया है ना? हाँ, तो फिर कहता है पृथ्वी पर 1 डिग्री अंतराल पर देशांतर रेखा पे, अच्छा एक नंबर ऑप्शन 2 बार आ गया है। अच्छा 2 बार आ गया है ना, इसको जो है मिटा दीजिएगा। ठीक है, अब आगे पढ़िए, मिस्टेक क्यों हो रहा है? ठीक, फिर कथन नंबर 2 पढ़िए। यहाँ पे पृथ्वी पर 1 डिग्री अंतराल पर देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये बात क्या है? ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, लेकिन यदि केवल रेखा पूछे, केवल रेखा पूछे या फिर वृत्त पूछे,
तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 179, ठीक है, ये कितना होगा 179 होगा, समझे। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतरों की रेखा देशांतर की रेखा 360 कितना है 360, कितना है 360, ठीक। और अक्षांशीय कितना होता है, अक्षांश कोण कितना होता है, कुल अक्षांश कोण, तो वो होता है 181, ठीक। लेकिन देशांतर रेखा हमेशा देशांतर रेखा हमेशा कितना होगा, ये 360 ही होगा, ठीक। ये अक्षांश का बात कर रहे हैं, अक्षांश रेखा या वृत्त पूछेगा तो 179 होगा और देशांतर रेखा पूछेगा तो 360 होगा। पृथ्वी पर 1 डिग्री अंतराल पर अक्षांश की संख्या 179 होती है, क्या बात सही है, ये बात गलत, ठीक है। 1 डिग्री अंतराल पर अक्षांश की संख्या 179 होती है, ये बात भी गलत, काट दीजिएगा इसको, ठीक, काट दीजिएगा। इसके अलावा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर क्या डी, केवल 2 सत्य है, केवल 2 सत्य है, केवल 2 सत्य है। अगर इस सवाल में कुछ मिसप्रिंट होगा तो जरा आप मुझे जो है याद दिला देंगे कि कहाँ पर क्या गड़बड़ी, ठीक, ये बाकी मेरे हिसाब से इसका आंसर केवल 2 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, चलिए। प्रश्न संख्या 19 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहे हैं और विचार क्या करना है, तो सत्य कथन का चयन करना है। कहता है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर अपने स्थान के देशांतर को जाना जा सकता है, क्या ये बात सही है, ये बात सही है क्या, तो ये बात गलत है। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर देशांतर ज्ञात नहीं होता, यहाँ ज्ञात क्या होता है, यहाँ ज्ञात जो ध्रुव तारे का कोण माप कर यह अक्षांश ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है, अक्षांश ज्ञात होता है, समझे बात। यानी उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव तारे का क्षितिज से उन्नयन कोण सीधे उस स्थान का अक्षांश बताता है, यानी कि क्या बताता है, अक्षांश मतलब क्या, लैटिट्यूड बताता है, क्या बताता है, ये लैटिट्यूड बताता है। तो फिर कहता है प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, तो ये बात मैंने अभी पढ़ाया था, ये बात बिल्कुल सत्य है, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को ही घेरता है, तो ये बात क्लियर है। आगे बढ़े, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सत्य है, केवल 2 सत्य है। आइए प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इस बार जो है फॉल्स बताना है, क्या बताना है, इस बार फॉल्स बताना है। कहता है कि क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य पाया जाता है, क्या बात सत्य है, क्या बात सत्य है क्या, तो क्षुद्र ग्रह जो मैंने बताया था, क्षुद्र ग्रह की जो पेटी होती है ये मंगल और यानी मार्स और जुपिटर के बीच पाया जाता है, ये बात 100% सत्य है, ये बात 100% सत्य है। भारतीय मानक समय रेखा जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं तेलंगाना से गुजरती है, तो देखिए ये बात जो है गलत है। कभी भी भारतीय मानक समय रेखा का पूछेगा तो आपको जो है एक ट्रिक याद रखना है, मौका, क्या रखना है, मौका, ठीक है ना। मौका से क्या होगा, एम से हो जाएगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, है ना, यू से आप याद रखेंगे क्या, उत्तर प्रदेश, यू से उत्तर प्रदेश, और सी से क्या, सी से आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़, सी से छत्तीसगढ़, और ए से क्या, तो ए से आप याद रखेंगे आंध्रा, है ना, आंध्र प्रदेश। तो इन्हीं जो है 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, कितना राज्यों से, तो मात्र जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें तेलंगाना नहीं होगा, तेलंगाना जो है गलत कर दिया, तेलंगाना नहीं होगा, ओके, याद रहे। फिर कहता है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, क्या ये बात सत्य है, ये बात सत्य है क्या, तो कर्क रेखा मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये इसका विषुवत रेखा है और ये इसका कर्क रेखा है, ठीक, और ये मकर रेखा है, ठीक, ये कैंसर है, सॉरी कैप्रिकॉन है ये, और ये कैंसर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो बीच वाले रेखा को पता क्या कहते हैं, इसको शीतोष्ण कटिबंध नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध, क्या कहते हैं, इसको उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं, जो क्या कहते हैं, इसको उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। यानी कथन नंबर 3 भी गलत है, कथन नंबर 3 भी गलत है। कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो कर्क रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर, और देशांतर बोल दिया गलती से मैं, 23.5 डिग्री उत्तर, और मकर रेखा क्या होता है, तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। और इस क्षेत्र को जो है उष्ण कटिबंध यानी कि टॉरिड जोन कहते हैं, ठीक है, जहाँ वर्षा कम से कम एक बार होता है, ठीक है, एक बार सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है, जहाँ वर्ष में
कम से कम एक बार जो है सूर्य जो है सिर के ठीक ऊपर होता है। यहाँ पे ये क्या है, ये टॉरिड जोन है। यहाँ पे क्या होता है, टॉरिड जोन, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सत्य है, केवल ऑप्शन नंबर 1 सत्य है ना, केवल। अच्छा यहाँ पे क्या असत्य पूछा है ना, हाँ तो असत्य पूछा है तो 2 भी असत्य है, 3 भी असत्य है। आंसर बी ऑप्शन नंबर ई, केवल 2 और 3 असत्य है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 80 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा। 80 डिग्री पूर्व में है, ठीक है। मान लीजिए कोई स्थान जो है ग्रीनविच से 80 डिग्री पूर्व में है, ठीक, यानी कि आपको पता है तो मैंने कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक। तो 80 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री बराबर हो जाएगा 80 गुना 4, यानी कि 320 मिनट, ठीक है, 320 मिनट हो जाएगा। अब 320 मतलब कितना हो जाएगा, 320 मतलब कितना, अगर 320 को अगर हम घंटा में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा लगभग 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट आ जाएगा, है ना, 5 घंटा 20 मिनट आ जाएगा। काटेंगे इसको, 6 पंचे 30 और 0.2 बच रहा है ना, 5.2 बच रहा है ना, तो यानी हम कह सकते हैं 5 घंटा 20 मिनट होगा, समझे। यानी पूर्व में होने कारण यहाँ क्या कहता है, ये पूर्व में है, यानी कि 5 घंटा 20 मिनट ये आगे होगा। ये क्या होगा, 5 घंटे 20 मिनट ये आगे होगा, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए तो निकालने आ गई चीज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ देता है, निकालने दे देता है, ध्यान रहना चाहिए बस। प्रश्न संख्या 22 देखिए, कहता है जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर क्या समय होगा। जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजा होगा तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड देशांतर पर क्या होगा, बताइए। तो देखिए जब ग्रीनविच पे 12 बज रहा है, यानी कि दोपहर का 12 बज रहा है, दिन 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री 1 मिनट में 4 डिग्री होता है, 1 मिनट 4 मिनट, 180 डिग्री मिनट मतलब 180 डिग्री, 180 गुना 4, यानी कि हो जाएगा 720। और 720 मतलब कितना होता है, 12 घंटा। 720 मिनट मतलब 12 घंटा। अब देखिए जब 12 बजे दोपहर है तो ऑब्वियसली बात है रात का कितना बजा होगा, तो रात का 12 बजा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मध्य रात्रि का समय होगा। क्या होगा, ये मध्य रात्रि का समय होगा, ठीक है। और 180 डिग्री वाला याद रखिएगा, 180 डिग्री जो रेखा है, 180 डिग्री देशांतर रेखा, इसको क्या कहा जाता है पता है, अब याद रखेंगे, इसको कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या कहते हैं इसको, इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की संज्ञा दी जाती है 180 डिग्री देशांतर रेखा को। आगे बढ़ेंगे, फटाफट चीजों को करेंगे समझते हुए। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये विचार करना है। ये सत्य कौन सा है, यही आपको विचार करना है। ध्यान से पढ़ेंगे सवालों को। कहता है कि एक अंश मतलब 1 डिग्री के अंतराल पर कल्पित किए जाने पर अक्षांश रेखा में कुल संख्या 181 होती है। क्या ये बात सत्य है, ये बात गलत है। 1 डिग्री अंतराल पर कल्पित किए जाने वाले अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है, मैंने आपको अभी बताया था आपको, है कि नहीं। फिर कहता है एक अंश यानी 1 डिग्री के अंतराल पर कल्पित किए जाने वाले अक्षांश की संख्या केवल 179 होती है। केवल 179 होती है क्या, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या और अक्षांश संख्या के केवल, दोनों में अंतर क्या है, देखिए यहाँ पर है उल्टा दे दिया है क्या, उल्टा तो नहीं दिया है। एक डिग्री एक अंश के अंतराल पर कल्पित किए जाने वाले अक्षांश की संख्या 179 होती है, 179 होती है। तो याद रखेंगे कुल अक्षांश, ये जो है ना मिसप्रिंट है, आप एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, कुल अक्षांश जो 181 होगा, ठीक। यहाँ पे जो कुछ गड़बड़ी है तो आप ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। कुल अक्षांश की संख्या 181 होगा, और अगर आपसे पूछेगा कि कुल रेखाएं या फिर वृत्त कितना बनेगा, या फिर कुल रेखाएं अथवा वृत्त पूछेगा, तो आप 181 मत बोलिएगा, तो उस समय जो 179 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 179 हो जाएगा। बोलेंगे 2 कहाँ घट गया, 2 कहाँ घट गया, तो आप याद रखेंगे कि जो 2 पॉइंट, ये जो ऊपर में जो एक बिंदु और नीचे में जो दूसरा बिंदु जो मिल रहा था, तो यही जो 2 बिंदु जो है ना, यानी जो ध्रुवों पर जो अक्षांश जो मिलता है, जो पॉइंट के रूप में होता है, उसमें जो है 2 घट जाता है, ठीक है। यानी कि आप यही समझिएगा, इसका आंसर जो है बाय डिफॉल्ट कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा अजीब सा है, जो दोनों में सेम चीज लिख दिया है, कुछ चेंज तो किया नहीं है। यहाँ अक्षांश रेखा में कुल संख्या और अक्षांश की संख्या, हाँ दिया तो है, बिल्कुल सही है। अक्षांश रेखा में कुल संख्या 181 होती है और अक्षांश की संख्या केवल 179 होती है, तो ये बात गलत है। अक्षांश की संख्या कितनी होती है, 181 होती है, और अक्षांश रेखा की संख्या कितना होती है, तो 179 होता है।
तो क्या हो गया, दोनों कथन जो है गलत है, दोनों कथन गलत है। अब उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, आपस में उल्टा किया हुआ है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखेंगे, हम दोनों तरह से समझा दिए, क्लियर तरह से समझा दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। 24 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छी तरह से यह बताता है कि शीत कटिबंध यानी कि फ्रिजिड जोन्स को बहुत कम उष्मा क्यों मिलती है। फ्रिजिड जोन्स को बहुत कम उष्मा क्यों मिलती है बताइए। वे पूरी तरह दक्षिण गोलार्ध में स्थित होते हैं, ऐसा बात नहीं है, वे पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित नहीं होते। सूर्य क्षितिज से ऊपर बहुत ऊपर नहीं उठता है, जिससे उसे किरणें हमेशा तिरछी पड़ती है, यही बात सत्य है, यही बात सत्य है। अब बात ऐसा है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त का बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तर ध्रुव वृत्त। अब इसमें क्या होता है, इस समय जो है 66 डिग्री 66.5 डिग्री जो है नॉर्थ का जो ये उत्तरी ध्रुव है, और दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो ये भी कितना पड़ेगा, यही पड़ेगा 66.5 डिग्री साउथ। तो इसके बीच का क्षेत्र जो है ना ये शीत कटिबंध होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ सूर्य जो है ना कभी भी क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, किरण अत्यधिक जो है क्या होता है, किरण अत्यधिक जो है तिरछी पड़ती है, जिससे बहुत कम गर्मी मिलती है और हमेशा अत्यधिक ठंड रहती है। तो ये बात तो जो है सेंस का भी है। ठीक है, याद रखते हैं। प्रश्न संख्या 25 पे चलते हैं। कहता है जब लंदन में दोपहर 2 बजे होते हैं तो भारत में शाम के 7:30 बजे होते हैं, क्यों। भारत में 7:30 क्यों बजा होता है। भारत ग्रीनविच के पश्चिम में स्थित है। क्या भारत ग्रीनविच के पश्चिम में स्थित है, नहीं, भारत ग्रीनविच के ईस्ट में स्थित है। कहाँ पर है, ये पूर्व में स्थित है। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्व पर स्थित है, और जीएमटी से 5 घंटे यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। कथन नंबर बी जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े प्रश्न संख्या 26 की ओर। कहता है कि निम्न में से सही कथन चुने। सही कथन क्या चुनना है, तो कथन नंबर 1 कहता है ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। क्या बात सही है, क्या बात सही है क्या। तो देखिए ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त नहीं कहते हैं, इसे प्रदीप्त वृत्त नहीं कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त जो होता है ना, प्रदीप्त वृत्त क्या करता है, तो यह दिन और रात को विभाजित करता है, यह दिन और रात को, एक सेकंड, ये दिन और रात को विभाजित करता है प्रदीप्त वृत्त। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अब प्रदीप्त वृत्त को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। तो अब आगे देखते हैं, यानी कि कथन नंबर 1 तो जो है क्या है, ये असत्य है, ये असत्य है। फिर कहता है सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो कक्ष में जो घूमेगा पृथ्वी, उसको घूर्णन कहेंगे कि परिक्रमण कहेंगे, परिक्रमण कहेंगे ना। ये रोटेशन है, ये सूर्य के चारों ओर लगाता है, और ये घूर्णन जो है ना ये अपने अक्ष पे करता है। पृथ्वी अपने घूर्णन जो है ये अपने अक्ष पर करता है। तो इन दोनों बातों पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। घूर्णन जो है ना, घूर्णन मात्र जो है 24 घंटा में हो जाता है, घूर्णन मात्र 24 घंटा में हो जाता है, जबकि रोटेशन रेवोल्यूशन, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये घूर्णन को ही जो है रोटेशन कहा जाता है। ठीक है, परिक्रमण को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है रिवोल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिवोल्यूशन, यानी कि परिक्रमा करना। ठीक है, इसमें जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को चक्कर लगाने में 365 दिन प्लस 6 घंटा लगता है, और इसी में जो ऋतु परिवर्तन होता है, समझे। तो कह सकते हैं कि कोई भी कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2 सत्य है, ना तो 1 और ना ही 2 सत्य है। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 27 की ओर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और विचार क्या करना है, तो में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इस बार जो आपसे फॉल्स पूछा है। कथन नंबर 1 कहता है दक्षिणी अयनांत की स्थिति 23 सितंबर को होती है। दक्षिणी अयनांत की स्थिति 23 सितंबर को होती है क्या, तो आप इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, कह रहा है दक्षिणी अयनांत ये जो है 23 सितंबर को नहीं होता है, 23 सितंबर को नहीं होता है। दक्षिणी अयनांत कब होता है, आप याद रखेंगे, ये 22 दिसंबर को होता है। कब होता है ये 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी अयनांत जो है 22 दिसंबर को होता है। ठीक, इसके अलावा कहता है विषुवत की स्थिति 21 मार्च एवं 22 अक्टूबर को होती है। विषुवत की स्थिति 21 मार्च और 21 मार्च और 22 अक्टूबर को होती है, तो आप गलत है, ये भी गलत। देखिए मैं आपको जो है क्लियर तरह लिख देता हूँ यहाँ पे। उत्तर अयनांत की स्थिति 21 जून को होती है, तो उत्तर अयनांत की स्थिति जो है ये बात ही सत्य है। अब आप मैं को सत्य लिख देता हूँ, ये दोनों कथन जो है गलत है।
अब मैं क्लियर तरह से यहाँ में लिख देता हूँ। पॉइंट 1 पहला क्या आता है, उत्तर अयनांत, उत्तर अयनांत, और इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समर सोलेस्टाइस, ठीक है, समर सोलेस्टाइस। और ये कब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, ये होता है 21 जून को। ये कब होता है, 21 जून को होता है। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात होती है। क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, लंबा दिन, सबसे लंबा दिन। और जब लंबा दिन होगा तो क्या होगा, छोटी रात होती है। क्या होती है, छोटी रात होती है। जो पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्या, दक्षिण अयनांत। दक्षिण अयनांत में क्या होता है, दक्षिणी अयनांत मतलब कैसे कैसे कर सकते हैं हम, विंटर सोलेस्टाइस, ठीक है, विंटर सोलेस्टिस, ठीक। और ये कब होता है, तो आप ये याद रखेंगे 22 दिसंबर। और यही दोनों को जो है उल्टा कर दिया गया था, नहीं कि 23 दिसंबर, यहाँ पर 23 सितंबर कर दिया था, ये बात गलत है ना, तो इसको याद रखेंगे। दक्षिणी अयनांत कब होता है, विंटर सोलेस्टाइस यानी कि 22 दिसंबर को होता है। इसमें क्या होता है, सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबा चमकता है। और दक्षिणी गोलार्ध, इसमें क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर को जो है ये प्रभावित करता है, ठीक है। इसमें जो है क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और सबसे लंबा दिन होता है, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है क्रिसमस गर्मियों में मनाता है। ऑस्ट्रेलिया जो क्रिसमस कब मनाता है, गर्मियों में मनाता है, ठीक। और उसके बाद कहता है विषुव, जो विषुव का जो घटना होता है, विषुव, इसी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। और ये कब होता है, तो ये होता है 21 मार्च, और साथ ही साथ ये होता है 23 सितंबर को, ठीक है। 21 मार्च के साथ साथ 23 सितंबर को होता है, जो सूर्य विषुवत पृथ्वी पर सीधा चमकता है, ठीक है। पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। इसमें क्या होता है, ये दिन रात बराबर, इसमें क्या होता है, दिन रात बराबर होता है, समझे। दिन रात एक कर देना, है ना, दिन रात एक कर देना मतलब 21 मार्च 23 सितंबर। ऑप्शन नंबर क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असत्य पूछा है ना, तो ये दोनों असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 बी, केवल 1 और 2 असत्य है, केवल 1 और 2 असत्य है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न 28वें प्रश्न की ओर। अभी बहुत सारे प्रश्नों को करना है, इसलिए धैर्य बनाए रहेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। उत्तर अयनांत की स्थिति पर विचार करें। क्या विचार करना है, उत्तर अयनांत की स्थिति विचार करना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। अभी मैंने आपको जो उत्तर अयनांत, दक्षिणी अयनांत सब कुछ समझाया था मैंने आपको, अब उसको विचार करना है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत सीधी पड़ती है, क्या यह बात सही है, ये बात गलत है। ये मकर रेखा पर सीधी लंबवत नहीं पड़ती है, ये पड़ती किस पे, ये पड़ती है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कहाँ पड़ती है, तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। हर एक चीज, हर एक जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये एनसीईआरटी रिवीजन के तहत। आपको लगेगा है कि नहीं, मतलब कुछ रह गया है, समझे। फिर कहता है उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, क्या ये बात सत्य है, ये बात सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। उत्तरी ध्रुव जो होता है ये सूर्य की ओर झुका होता है, समझे। फिर कहता है 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे छोटे दिन होते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने क्या बताया था कि 21 जून को इसमें जो है सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन, है ना, और छोटी रातें होती है। कथन नंबर 3 भी गलत है, छोटी रातें होती हैं, क्लियर। उत्तरी अयनांत के समय उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, जिससे उत्तरी ध्रुव वृत्त के पार 6 महीने तक लगातार दिन रहता है कि नहीं। ये उत्तरी ध्रुव जो सूर्य की तरफ झुका होने की बात कर रहा है, ये क्या, जो उत्तरी ध्रुव के वृत्त के पार 6 महीने तक लगातार दिन रहता है वहां पे। सोचिए कैसा कंडीशन वहां होता होगा, है कि नहीं। तो इन बातों को याद रखेंगे। तो ये सवाल तो पिछले क्वेश्चन में जो क्लियर हो चुका था, लेकिन फिर भी एक बार जो है रिवाइज हो गया, ठीक है, दिमाग में जो फिट कर लेंगे। प्रश्न संख्या सी 28 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल दो सत्य है ना। आगे बढ़ते हैं 29 की ओर बढ़ते हैं, 29 है ना। कहता है कि कथन पर विचार करना है और सत्य कथन का हमें चयन करना है। कथन मैंने कहता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है। देखिए कितना बेवकूफ भरा बात कह दिया है। परिक्रमण क्यों कहलाएगा, ये घूर्णन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये घूर्णन कहलाएगा, यानी कि क्या, रोटेशन कहलाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमेगा इसमें क्या होता है, रोटेशन कहलाएगा, ठीक है। पृथ्वी जो है ना, इसका अक्ष किसके समतल होता है, पृथ्वी लंब से कितना देर झुका हुआ था बताइए। पृथ्वी जो है ना लंब से कोण कितना बनाता है, लंब से कोण बनाता है, याद रखेंगे। पृथ्वी जो है ना 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी है, ये बात याद है। फिर और इसी झुकी हुई अवस्था में ये घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर करती है, जैसा कि कथन में कहा गया है। यानी कथन हमारे गलत है, ये इसको परिक्रमण नहीं कहते। परिक्रमण किसको कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमता है, सूर्य के चारों ओर
जो गति करता है, घूर्णन करता है, सूर्य के चारों ओर गति करना को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, चारों ओर गति करना, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति घूर्णन करते हैं। ये ठीक जो है क्या किया, स्वैप कर दिया है ना, इसको जो है स्वैप कर लीजिएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो कथन नंबर 2 भी क्या है, कथन नंबर 2 भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, 30 में पहुंच गए हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने करवाया था इसको, अभी मैंने करवाया था, जिसका मैंने नाम क्या दिया था, सर्कल ऑफ क्या, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन है, इल्यूमिनेशन है ना, उस समय गलत लिखा था क्या मैंने, पता नहीं, आप देख लीजिए, इल्यूमिनेशन। ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेट करता है ना, प्रदीप्त करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप्त वृत्त, जो पृथ्वी को, जो वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, उससे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यदि पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा, तो सूर्य की तरफ वाले भाग में हमेशा दिन होगा और गर्मी रहेगी, तथा दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा और अत्यधिक ठंड रहेगी। चंद्रमा का शीतलता का जो अनुभव करना पड़ेगा आपको, मतलब मुश्किल हो जाएगा जीवन ऐसा। सोचिए ना आपकी कभी 6 महीना जो है क्या हो जाए, 6 महीना रात हो जाए और 6 महीना दिन हो जाए, तो आप कैसे जिएंगे? ऐसे लोग तो सरवाइव कर ही लेता है ऐसे जगहों में, लेकिन जीना कितना मुश्किल हो जाएगा लेकिन जब मजबूरी में तो कुछ भी लोग कर ही लेता है ना, मनुष्य का नाम ही है मजबूरी के नाम, महात्मा गांधी, है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 की ओर। निम्न में से सही कथन को चुनना है। कहता है कि 21 मार्च 23 सितंबर की अवस्था को विषुव कहा जाता है। देखिए आप चीजें जो है घूम घूम के आने लगी है, ठीक है, चीजें जो है आपको घूम घूम के आने लगी है। अब कह रहा है कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर की अवस्था को विषुव कहा जाता है। क्या ये बात सही है क्या? क्या ये बात सही है क्या, बताइए। तो देखिए ये बात सही है, 21 मार्च एवं 23 सितंबर की अवस्था को विषुव कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। कहता है 21 जून की अवस्थिति को उत्तर अनांत कहते हैं। क्या ये बात सही है क्या? 21 जून को उत्तरी अनांत कहते हैं, 21 जून को उत्तरी अनांत कहते हैं, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। जिसमें क्या होता है, जिसमें दिन लंबा होता है, दिन लंबा होता है कि नहीं। फिर कहता है 21 दिसंबर की अवस्था को दक्षिणी अनंत कहता है। यहाँ गलती कर दिया है, 21 दिसंबर गलत, यहाँ पे 21 दिसंबर क्या होना चाहिए था, तो 22 दिसंबर होना चाहिए था। ठीक है, 22 दिसंबर को क्या कहते हैं, तो 22 दिसंबर को हम लोग दक्षिणी अनंत कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं उपरोक्त में से एक से अधिक है ना, यानी कि ए एंड बी जो है सही है, जबकि सी में क्या गलती कर दिया है, तो 21 दिसंबर कर दिया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 32 की ओर। लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन क्यों होते हैं, बताइए। ये सब दिमाग का बात है। पृथ्वी हर चौथे साल तेजी से घूमती है, तो उससे एक साल एक दिन क्यों बढ़ेगा। हर साल बचाए गए 6 घंटे 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन बनाने के लिए जोड़ा जाता है। मैंने क्या बताया था, 365 दिन और कितना 6 घंटा में ये सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा करता है पृथ्वी। अब देखिए जो 6 घंटा, ये 6 घंटा 4 साल में कितना आ जाएगा, तो 24 घंटा हो जाएगा। और आपको पता होगा कि एक दिन कितना घंटा का होता है, 24 घंटा का होता है। यही कह रहा है हर साल बचाए गए 6 घंटा 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात को, समझ में आ रहा है चीजें, मजा आ रहा है चीजें। और आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर में 366 दिन होता है, 366 दिन होता है। सामान्य रहेगा तो, सामान्य वर्ष रहेगा तो पता ही है सबको 365 दिन है कि नहीं, तो क्लियर। और जिस ईयर में फरवरी में 29 दिन का होता है उसको क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। ठीक, ये सब बच्चा वाला फैक्ट है, फिर भी मैं एक बार बोल दिया। प्रश्न संख्या 33 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो स्टेट का फॉर्म भरने वाले हैं और जो टीआरई का फॉर्म भरने वाले हैं, वो उसको तो है ये सेशन छोड़ना ही नहीं है। क्योंकि जो प्रश्न बनता है ना, अगर आपका सोशल साइंस है, तो आपको जो है मेरे साथ लग जाना चाहिए, एकदम लग जाना चाहिए। आने वाले समय में पूरा का पूरा बुक कंप्लीट करवा दूंगा, और आपका एनसीईआरटी से प्रश्न भिड़ेगा, लड़ेगा, और नहीं भिड़ेगा तो यूट्यूब चैनल बंद करवा देंगे, बंद हो जाएगा चैनल, समझे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ से जुड़ जाइए। टीआरई 4 में जो आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, स्टेट में तो श्योर देखने मिलेगा, स्टेट में तो आपको एक सवाल देखने को मिलेगा। आपको विश्वास नहीं होता ना, चाहिए आप हिस्ट्री का सेशन लेके देखिएगा, हिस्ट्री का 9, 10, 11, 12 पढ़ के देखिएगा, उसके बाद आप PYQ कीजिएगा, देखिए कितना प्रश्न जो है मिला होगा, है कि नहीं। तो इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। 33वां प्रश्न देखिए, कहता है कि सड़क वर्षा वन तथा
उद्योग, अच्छा सत्य कथन का चयन करना है। सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, आपको याद रखना चाहिए बात। देखिए आपको मैं बता दूं कि अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम सवाल को हल कर लेते हैं, उसके बारे में अन्य जो है चीजों को मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो जिन प्रतीकों का उपयोग संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो से रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। अब रूढ़ प्रतीक के बारे में भी हम जानेंगे। देखिए रूढ़ प्रतीक क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा क्या, जैसे कि पता होगा कि नीला रंग, नीला रंग से क्या दिखाया जाता है, तो नीला रंग से आपको जो है जलाशय को दिखाया जाता है, जलाशय, या फिर कोई मैप देख रहे हैं आप, नीला रंग दिखा रहा है, वहाँ पे तालाब है या नदी है, उसको नीला रंग से दिखाया जाता है, पानी वाले एरिया पर। मान लीजिए कि भूरा रंग देखने मिल रहा है मैप पे, तो उसका मतलब क्या है, उसी को बोलते हैं रूढ़ प्रतीक। भूरा रंग मतलब क्या होता है, पर्वत। भूरे रंग से क्या दिखाया जाता है, पर्वत को दिखाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पीला रंग से दिखाया जाएगा कुछ क्षेत्रों को, तो क्या दिखाएंगे, वो पठार होता है। हरा रंग से दिखाया जाएगा तो यानी कि क्या होगा, वो मैदान होगा, हरियाली वाले मैदान होगा, ठीक है। तो इन सारे चीजों को जो रूढ़ चित्र में आता है, जो रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जहाँ पे रेल पटरी दिखाना होगा, अगर आप मैप खोलेंगे तो रेल पटरी कैसे दिखाया जाता है, ऐसे 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 ऐसे। मंदिर दिखाना हो तो कैसे दिखाया जाता है, मंदिर में ऐसे दिखाया जाता है ना, झंडा लगा दिया जाता है, ये मंदिर दिखाया जाता है ऐसे करके, है कि नहीं। तो ऐसे इन्हीं चीजों को क्या बोलते हैं, तो रूढ़ चिन्ह इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूढ़ चिन्ह कहा जाता है, इसको आप भूलेंगे नहीं। अब बात करें, यानी कथन नंबर 2 ही सत्य है। अब कहते हैं सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के वितरण को थीमेटिक चित्र का मानचित्र कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि थीमेटिक मानचित्रण में सड़क, वर्षा, वन, उद्योग, ये सब जितना भी चीज आता है जो जानकारी देता है उसको क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्रण कहते हैं। इसका आप याद रखिएगा क्या, तो इसका आप याद रखिएगा भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र जो है ना अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक। भौतिक मानचित्र यानी कि फिजिकल मैप, जिसमें क्या दिखाया जाएगा, फिजिकल मतलब फिजिक्स दिखाया जाएगा, उसमें पर्वत, पठार मतलब बनावट दिखाया जाएगा, मैदान कैसा है देश का, नदियां, इन सारी चीजों को दिखाने वाले जगह क्या कहते हैं, मैप को क्या कहते हैं, तो भौतिक मानचित्र कहते हैं, यानी कि फिजिकल मैप कहते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा कि एक और पूछ देता है, राजनीतिक मानचित्र, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है राज्य, देश, नगर, गांव। आप लोग जो भारत का मैप खरीद कर लाते हैं वो कैसा होता है, तो वो होता है यही पॉलिटिकल मैप ही होता है। कैसा मैप होता है, पॉलिटिकल मैप ही होता है। थीमेटिक मैप के बारे में मैंने बता ही दिया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 इस प्रश्न 33 के लिए दोनों सत्य है, 1 और 2 दोनों सत्य है। प्रश्न 34 देखिए, कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाना कहलाता है क्या। कच्चा आरेख जैसे कि कोई सीधा लाइन है, अगर हम स्केच जो है रेखा चित्र को जो हम खींचते हैं तो इसको क्या कहेंगे, अपने जो बिना पैमाने से खींचे हैं, बिना स्केल से खींचे हैं, इसको क्या कहा जाता है बताइए, इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर रेखा खींच रहे हैं तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित कच्चा नक्शा, यानी कि आप कह सकते हैं इसको, आप कच्चा आरेख मतलब क्या, कच्चा नक्शा मतलब कि बोलता है ना कि अगर बोलेगा नहीं भाई तुम हमको बताना ना कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि मान लीजिए पटना में मैं हूँ और पटना में गांधी मैदान कैसे पहुंचेंगे, तो मैं आप लोगों से क्या बोलूँगा, जाऊँगा, ठीक है, रोड पकड़ूंगा, उसके बाद फिर क्या लेफ्ट मुड़ूंगा, राइट मुड़ूंगा, ऐसे करके बताते हैं ना लोग। तो यही जो है क्या है, ये कच्चा मैप है ना, ये कच्चा नक्शा है। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं क्या है, ये खाका है, खाका। प्लान क्या होता है, तो एक छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर खींचा गया विस्तृत रेखा चित्र, तो क्या कहते हैं, तो खाका कहते हैं, समझे। जैसे कि आप लोग कोई घर बनवाते होंगे तो उसमें क्या प्लान लगता है ना, ड्राइंग लगता है। आगे बढ़ते हैं, इन पर ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। फिर क्या 35 देखिए, मानचित्र पैमाने के संबंध में, 35 देख रहे हैं, पैमाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मानचित्र पैमाना, और इसमें जो सही कथन का चयन करना है, सही कथन का चयन करना है। पैमाना जो होता है ना, जमीन पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है, ठीक है। पैमाना कैसा होता है, तो पैमाना जो होता है छोटा होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई दूरी है, अगर हमको यही मान लीजिए हमको इंडिया का मैप बनाना है, तो इंडिया तो इतना बड़ा है, लेकिन इंडिया का मैप हम जो छोटे कागज में बना देते हैं कि नहीं, तो कैसे बनाते हैं, तो उसका एक स्केल होता है, ठीक है। इसको जो स्मॉल होता है, जो बड़े क्षेत्रफल वाले देश को, यानी महाद्वीप, देश, राज्य, इसको जो कागज पर दिखाना हो तो उसे जो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। यानी कि पैमाना जमीन पर वास्तविक दूरी और मानचित्रण पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर कहता है बड़े पैमाने वाले मानचित्रों का उपयोग आमतौर पर महाद्वीपों और देशों को दिखाने के लिए किया जाता है। क्या बात सत्य है, ये बात सत्य है क्या, ये बात गलत है। बड़े पैमाने का उपयोग कैसे कर सकते हैं,
इसमें जो है आप वो याद रखिएगा, छोटा पैमाने का उपयोग किया जाता है, छोटा पैमाना का ही उपयोग किया जाता है महाद्वीपों और देशों को दिखाने के लिए, ठीक है। बड़ा पैमाना तो तब जगह ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ बनाइएगा। फिर कहता है बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्रों की तुलना में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। हाँ, ये बात मैं कह सकता हूँ, ये बात मैं कह सकता हूँ, जो बड़े पैमाने पर होता है, जो लार्ज स्केल पे होता है, जब छोटे क्षेत्र में यानी गांव शहर का मोहल्ला दिखाना हो तो उसको जो अधिक विस्तृत जानकारी देता है। यानी कि जब आप गूगल मैप खोलते होंगे तब वो कहीं जो है मान लीजिए किसी एग्जाम सेंटर पहुंचना है तो आप उसको जो जूम करके देखते हैं ना, तो उसमें जो है वो क्या दिखाया था, उसका पैमाना जो बड़ा हो जाता है, उसका जो स्केल बड़ा हो जाता है ना, लार्ज स्केल हो जाता है। तो आप इन चीज़ों को आप गूगल मैप में भी जब खोल के देख सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या बताया था मैंने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3, केवल 1 और 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। 36 कहता है कि मानचित्रों और दिशा निर्धारण में उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम जैसी मध्यवर्ती दिशाओं का उपयोग क्यों किया जाता है। उत्तर पूर्व आपको पता होगा, आप जब रीजनिंग बनाते होंगे, रीजनिंग बनाते होंगे, मान लीजिए कि ये स्केल है, ठीक है, रीजनिंग बनाते होंगे तो आप पढ़े होंगे क्या कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये वेस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, और साउथ वेस्ट में क्या होगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, और साउथ और वेस्ट में क्या होगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। यही पूछ रहा था, ये मध्यवर्ती दिशा है, ये क्यों जरूरी होता है, यही पूछा है। तो वे स्थानों के बीच की दूरी मापने में मदद करते हैं क्या, दूरी मापने में मदद करता है, नहीं जी, ऐसा बात नहीं है, ये दूरी मापने में मदद नहीं करता है। ठीक है, वे स्थानों का अधिक सटीक रूप से पता लगाने में मदद करते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। इनसे क्या होता है, स्थानों का सही और सटीक रूप से जो स्थान का पता लगाने में यह चीज मदद करता है। ठीक है, और ये दिशा प्राप्त करने के लिए, दिशा जानकारी करने के लिए एक यंत्र है, इसका नाम क्या है, कंपास, है ना। जब आप कहीं खो जाते हैं, किसी जंगल में आप ट्रैकिंग करने जाते हैं या फिर आप पिकनिक पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या कंपास का इस्तेमाल किया जाता है दिशा प्राप्त करने के लिए, दिशा की जानकारी के लिए। ठीक, समझ आई बात। इनका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कि और असत्य कथन चुनना है, यानी कि फॉल्स चुनना है। ठीक है, केवल गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है, क्या ये बात सत्य है। ये बात पूर्णतः गलत है। केवल गंगा नदी नहीं हो, केवल गंगा नदी नहीं होगा, गंगा के साथ साथ आप याद रखेंगे, गंगा के साथ साथ ब्रह्मपुत्रा भी है, गंगा के साथ साथ ब्रह्मपुत्रा नदी भी जो है मिल गए सुंदरबन डेल्टा बनाता है। और सुंदरबन डेल्टा, इसके बारे में जान लीजिएगा कि ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ही जो है आपको भारत में मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो रॉयल बंगाल टाइगर भी इसी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रहेगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है एवं यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं, क्या यह बात सत्य है क्या। देखिए, सारा बात सत्य है कि यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा, यह बात सत्य है। जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं, ये भी बात सत्य है। ठीक है, ये भी बात, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन यहाँ कहता है ना, उत्तरी अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है, यही गलत कर दिया है। ये चौथा सबसे बड़ा देश नहीं है, ये चौथा सबसे बड़ा देश नहीं है। ये कितना सबसे बड़ा देश है, ये तीसरा सबसे बड़ा देश है, तीसरा सबसे बड़ा देश है। अब आप जो है क्या करना है, आपको तीसरा सबसे बड़ा महादेश है ना, महाद्वीपों का आकार ये पूछ रहा है ना, ये महाद्वीप ही ना पूछ रहा है। तो उत्तरी अमेरिका जो है तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर आपको महाद्वीप पता करना हो तो पहले क्या, एशिया होगा, और एशिया छोटा क्या, एशिया छोटा बताइए, एशिया छोटा हो जाएगा अफ्रीका, उससे छोटा क्या, उससे छोटा नॉर्थ अमेरिका, ये है ना तीसरा छोटा, क्लियर है ना। फिर साउथ अमेरिका, इसके अलावा इसके छोटा जाएंगे तो क्या, नीचे आइए। इसके अलावा 5वें नंबर पे क्या, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। इसके अलावा उसके बाद जाएंगे तो उसके बाद आता है यूरोप, ठीक, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यही जो है 7 महाद्वीप हैं पृथ्वी पर, याद रहेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो दोनों गलत है ना, दोनों फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों असत्य है, 1 और 2 दोनों असत्य है। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं और कथनों पर ध्यान दें और असत्य कथन का चुनना है, यानी कि फिर से आपको जो है फॉल्स चुनना है। कहता है एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है, क्या ये बात सत्य है।
एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है क्या? तो एशिया से केवल कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये बात गलत है। एशिया से विषुवत रेखा, ठीक है, साथ में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, दोनों चीज गुजरती है, तीनों चीज, और आर्कटिक वृत्त रेखा भी गुजरती है, ठीक है। तो ये जो है तीनों चीज जो है यहाँ से गुजरती है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त रेखा, जो तीनों चीजें गुजरती है। अफ्रीका से केवल कर्क रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। अफ्रीका से केवल कर्क रेखा, विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। अफ्रीका से कर्क रेखा गुजरेगी, ठीक है, मकर रेखा गुजरेगी, इसके अलावा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, तीनों रेखा इसमें से गुजरेगी, ठीक है। अफ्रीका से तीनों रेखा जो इसमें गुजरती है कि नहीं। तो आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, VBI कर लीजिएगा। मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है, बात सत्य है। तो मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है, ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है। मकर रेखा इसके साथ साथ अफ्रीका के साथ साथ दक्षिण अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया से भी होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया से होकर भी गुजरती है। यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों क्या है? असत्य है, तीनों असत्य है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इतना प्यार से समझा रहे हैं, इतना चीज़ों को समझा के चल रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों में अपना वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और सामर्थ्य क्लास के साथ जुड़ जाइएगा, समझे, ताकि आगे आपको ऐसे सेशन देखने को और भी मिलता रहे। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये चयन करना, यानी कि ट्रू पूछा इस बार। कथन नंबर 1 कहता है ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ जीवन होता है, क्या बात सत्य है? तो ये बात पूर्णतः सत्य है, ये बात पूर्णतः सत्य है। ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ जीवन होता है, और ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ भूप्रपट्टी होता है, तो ये बात क्या? लिथोस का अर्थ भूप्रपट्टी नहीं होता, कथन गलत है। लिथोस का अर्थ याद रखिएगा, लिथोस का अर्थ होता है क्या? पत्थर होता है, क्या होता है? पत्थर होता है, भूप्रपट्टी नहीं होता है। ग्रीक भाषा में ह्यूडर का अर्थ पत्थर होता है, ह्यूडर का अर्थ पत्थर होता है क्या? तो ह्यूडर का अर्थ पत्थर नहीं होता है, ह्यूडर का अर्थ होता है क्या? वाटर होता है, क्या होता है? ये जल होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें मुझे याद आ रही है। लिथोस से मुझे आया लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर मुझे याद आ रहा है, ठीक है। पृथ्वी का जब परिमंडल का जब हम बात करते हैं तो उसमें जो लिथोस्फेयर यानी कि भूमंडल का बात करते हैं सर्वप्रथम, भूमंडल। इसके अलावा पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? इसमें पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, है ना। इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है? यहाँ पाया जाता है हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर इसे क्या कहते हैं? तो जलमंडल। और इसके बाद बायोस्फेयर, इसके बाद बायोस्फेयर यानी कि जीवमंडल, है ना, समझ बात। और इसी को जो शॉर्ट में क्या बायोस कहा गया है लैटिन भाषा में, ग्रीक भाषा में ना, ग्रीक भाषा में। और इसको क्या कहा गया? हाइड्रोस को ह्यूडोर कहा गया है। एटमॉस्फेयर को क्या कहा गया है? एटमोस कहा गया है। और लिथोस को क्या कहा गया? लिथोस्फेयर को तो लिथोस कहा गया। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और पूछा है कौन सा कथन सत्य है, बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो केवल और केवल एक ही ना सत्य है, केवल और केवल पहला शब्द सत्य है कि बायोस का अर्थ जीवन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है। कहता है कि कथन एक कहता है हिंद महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, क्या बात सत्य है क्या? तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर, दूसरा बड़ा सागर महासागर कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा महासागर बोलेगा तो ये अटलांटिक होगा, अटलांटिक महासागर होगा, अटलांटिक महासागर होगा, ठीक है। अगर हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, ये तीसरे नंबर पर आता है कि नहीं। और पहले नंबर पे कौन आता है? पहला नंबर पे कौन आता है? यहाँ पर आता है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, ठीक है। फिर कहता है अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक कटी फटी है जो प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए आदर्श स्थान प्रदान करती है, क्या ये बात सत्य है? तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अटलांटिक महासागर का जो तट रेखा है वो बहुत काफी ज्यादा कटी फटी है, ठीक है। और ये काफी ज्यादा जो है आदर्श स्थान प्रदान करती है प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए। और ये तटरेखा जो है ना, लगभग याद रखिएगा, ये एस आकार का होता है। कैसा होता है ये पूछा जाता है। एस अक्षर जो होता है ना, एस अक्षर उसके तरह से देखने को मिलता है अटलांटिक महासागर की, ठीक है। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से उथले पानी की एक संकरी पट्टी द्वारा जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है, क्या बात सत्य है? तो ये बात बिल्कुल सत्य है
ये कथन जो है इंपॉर्टेंट है कि आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से उथले पानी की एक संकरी पट्टी द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसका नाम बेरिंग जल संधि है, जिसका नाम बेरिंग जल संधि है। ठीक है, पहला हम देख लिया प्रशांत महासागर है, दूसरा हमने देखा अटलांटिक महासागर है, तीसरा हमने देखा तीसरा महासागर कौन सा है, हिंद महासागर है। चौथा अगर आपसे पूछेगा फोर्थ नंबर पे कौन आता है, तो फोर्थ नंबर पे आता है दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। ठीक, और पांचवें नंबर पे कौन आता है, याद रखिएगा आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इन सारे जो फैक्टरों को आप याद कर लेंगे, फिर से याद तो आपको पहले से होगा, रिवीजन कर लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 कथन सत्य है, केवल 2 और 3 कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 41 की ओर चलते हैं। 41 कहता है कि कथन पर विचार करना है, विचार करना है सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। देखिए सारा सवाल ऑलमोस्ट जो है, सारा सवाल जो स्टेटमेंट वाइज है, और अब स्टेटमेंट वाइज देख के आपको थोड़ा खुशी मिला होगा कि जो भी बीपीएससी एग्जाम लेता है आजकल, मेंस हो गया, प्री हो गया, स्टेटमेंट वाला सवाल जो है आपको भर भर के पूछा जाता है। तो टीआरई 4 वालों तैयार हो जाइए, ठीक है, और स्टेट वालों आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आपको चौंकना नहीं है, ठीक है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, जुड़िए जुड़िए यहाँ पर, ठीक है, सामर्थ्य क्लासेस से जुड़िए। कथन नंबर 1 कहता है कि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्या बात सत्य है, क्या बात सत्य है क्या, तो अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित नहीं है, ये बात गलत है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित नहीं है, ये कहाँ पर है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। फिर कहता है कि बिछेंद्री पाल विश्व की पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा था। क्या बात सही है, देखिए ये बात गलत है। बिछेंद्री पाल की बात करेगा ना, बिछेंद्री का बात की बात करेगा बाबू, तो ये भारत की पहली महिला थी, भारत की पहली महिला थी कौन, बिछेंद्री पाल। लेकिन अगर विश्व की पहली महिला के बारे में बात कर रहा है जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था, उनका नाम था जुनको तेबई। क्या नाम था, जुनको तेबई, ठीक है। ये तो सब बच्चा वाला फैक्ट है, नहीं, जुनको तेबई जो थी ना, ये इन्होंने चढ़ाई किया था 16 मई 1975 में। और भारत की पहली महिला बिछेंद्री पाल, इन्होंने कब किया था चढ़ाई, इन्होंने किया था 23 मई 1984। कहाँ कब किया था, 23 मई 1984 को इन्होंने जो क्या किया था, अपना चढ़ाई कंप्लीट किया था, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा कि पहला व्यक्ति कौन थे, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, पहले व्यक्ति एवरेस्ट पे चढ़ने वाले, तो आप याद रखेंगे जिनका नाम था क्या, एडमंड हिलेरी। क्या नाम था इनका, एडमंड हिलेरी। अभी तक हम लोग सिर्फ महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ व्यक्ति का बात कर रहे हैं। एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड से संबंधित है, और तेंजिंग नार्गे, दूसरा नाम क्या था इनका, इनके साथ एक और बंदा था जिनका नाम था तेंजिंग नार्गे, जो कि नेपाल से संबंधित है। नेपाल या फिर आप इंडिया भी कह सकते हैं, नेपाल इंडिया में ज़्यादा फर्क कहाँ है, हम ज़्यादा दूर तो है नहीं, इसीलिए हम लोग कभी कभी जो इनको भारत भी जो कह सकते हैं। और ये कब सफलता प्राप्त किया था इन्होंने, तो 29 मई 1953, 29 मई 1953 में इन्होंने जो सफलता प्राप्त किया था एवरेस्ट पर चढ़ने का, ठीक है। ये जो याद रखेंगे, कहता है कि सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरता है। क्या बात सत्य है क्या, तो ये बात गलत, ये बात भी गलत है, कथन नंबर 3 भी गलत है। बात ऐसा है कि सहारा से कर्क रेखा गुजरता है। क्या गुजरता है, सहारा से कर्क रेखा गुजरता है, कर्क रेखा गुजरता है। विषुवत इसके दक्षिण से गुजरती है, विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है, इसके दक्षिण से, विषुवत रेखा इसके दक्षिण से होकर गुजरती है, ठीक है। यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी गलत है। क्या है, सभी गलत है, सभी गलत है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। जितना भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा रहा हूँ उसको कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिए, दे देंगे। प्रश्न संख्या 42 क्या है, 42 कहता है सत्य कथन का पहली बात तो चयन करना है, और ऑब्वियसली बात है विचार करने बोला होगा। कथन और कहता है अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अभी हमने देखा था, क्या तीसरा महासागर है क्या, तो अटलांटिक महासागर तीसरा नहीं है, ये क्या है, ये दूसरा है, ये दूसरा है। यानी कथन नंबर 1 तो गलत हो गया, कथन नंबर 1 गलत हो गया। मैं यही चीज बार बार नहीं बताऊंगा पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, ये तो मैं बता चुका हूँ ना, और दोबारा क्यों बताऊँ मैं। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। क्या बात सत्य है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। प्रशांत महासागर का जो आकार है ना,
ये लगभग जो है वृत्ताकार है, ये लगभग वृत्ताकार है। पृथ्वी के ये जो है ना लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है, 1/3 भाग पर ये प्रशांत महासागर फैला है। ठीक है, याद रखेंगे, समझे। और प्रशांत महासागर के चारों ओर केवल ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका एवं यूरोप स्थित। पृथ्वी प्रशांत महासागर के चारों ओर केवल ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, उत्तर दक्षिण अमेरिका और यूरोप स्थित है, यही स्थित है सिर्फ। देखिए ऐसा बात नहीं है, एशिया पृथ्वी प्रशांत महासागर के, यहाँ देखेगा प्रशांत महासागर के चारों ओर एशिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, समझे, यूरोप नहीं है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका भी है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका भी स्थित है। लेकिन यहाँ जो कहा था ना कि यूरोप स्थित है, यूरोप स्थित नहीं है, और इसके में एशिया भी स्थित है, यानी कि कथन नंबर 3 भी गलत है। यानी कि क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 सत्य है, केवल 2 सत्य है। अच्छा, प्रशांत महासागर से मुझे एक चीज याद आता है कि दुनिया का सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा गर्त का नाम बता सकते हैं, और वो कहाँ है, सबसे गहरा गर्त, उसका नाम बताइए, उसका गर्त क्या है, मरियाना ट्रेंच, यानी कि मरियाना गर्त। और ये कितना गहरा है बता सकते हैं, ये गहरा है 11,022 मीटर, कितना, 11,022 मीटर। ठीक, एवरेस्ट का भी हाइट जो है, एवरेस्ट जो माउंट एवरेस्ट है, एवरेस्ट उसका हाइट जो है 8,848 मीटर है ना। सोचिए पूरा का पूरा हिमालय जो है इसका अंदर जो चला जाएगा ये मरियाना ट्रेंच में। सोच सकते हैं हम, कभी कल्पना किए हैं इस सब चीज़ों के बारे में कि पूरा का पूरा, बोल रहा हूँ मैं, माउंट एवरेस्ट यानी हिमालय जो उसका सबसे ऊंची चोटी है, पूरा का पूरा जो हिमालय का जो लंबाई वो नाप देगा मरियाना गर्त अकेले। तो पृथ्वी का जो प्रकृति है सच में जो है अतुलनीय है। ठीक है, प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। जीव मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। जीव मंडल में स्थल के अलावा जल तथा वायु का सीमित भाग सम्मिलित है, क्या बात सत्य है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। जीव मंडल में स्थल के अलावा जल एवं वायु का सीमित भाग भी स्थित रहता है। जीव मंडल यानी किसी को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं, स्थल जल हवा, इसमें जो सारा जो होता है ना, जोन ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि संपर्क क्षेत्र होता है, सीमित संपर्क क्षेत्र। फिर कहता है जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, क्या बात सत्य है, तो जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 3 भागों में नहीं, इसको जो है 2 भागों में बांटा गया। कितने भाग गया है, 2 भागों में बांटा गया है। अब 2 भाग कौन कौन से है, तो आप याद रखेंगे, पादप जगत और दूसरा क्या रखेंगे, जीव जगत, पादप जगत और जीव जगत। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। फिर कहता है जीव मंडल के सभी परिमंडल आपस में एक दूसरे को प्रभावित किए बिना पारस्परिक क्रिया करते हैं, क्या एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, तो पूरा का पूरा गलत है। और उल्टा बोलिए, गहराई से प्रभावित करते हैं, गहराई से प्रभावित करते हैं ये। ठीक है, समझे, जीव मंडल एक दूसरे को गहराई से प्रभावित करता है। इन चीजों को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या, केवल एक सही है, केवल एक सत्य है। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। कथन कहता है ग्रीक भाषा में एटम्स का अर्थ वाष्प होता है, क्या बात सत्य है, एटमस का अर्थ अभी मैंने बताया था आपको ना, एटमस का अर्थ वाष्प होता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। वाष्प मतलब आप वही कह सकते हैं क्या, वायुमंडल वाला बात कर रहा है ना, तो वाष्प होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। कथन नंबर 1 बिल्कुल सत्य है। फिर कहता है ग्रीक भाषा में ह्यूडर का अर्थ जीवन होता है, कथन नंबर गलत है, 2 नंबर गलत है। मैंने बताया था कि ह्यूडर का मतलब क्या होता है, तो जल होता है, और जीवन का क्या मतलब होता है, जीवन का बोला जाता है ग्रीक भाषा में बायोस। क्लियर है, क्लियर है या नहीं है, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सत्य है, केवल एक सत्य है। प्रश्न संख्या 45 देखिए, कहता है कथन पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। कथन नंबर 1 कहता है कि समुद्री जल तल सभी जगह समान नहीं होता, क्या ये बात सत्य है, समुद्री जल का तल सभी जगह समान नहीं होता है। देखिए समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, इसलिए ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है। सभी जगह क्या होता है, समान होता है, ठीक है, सभी जगह समुद्र तल जो है सभी जगह समान होता है, इसीलिए तो ऊंचाई किससे मापा जाता है, ऊंचाई जो मापा जाता है, ऊंचाई मापना ये समुद्र तल से मापा जाता है, समुद्र तल से जो मापा जाता है, पढ़ते ही होंगे कि समुद्र तल से इतना मीटर ऊंचा है, इतना किलोमीटर ऊंचा है कि नहीं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, यानी कथन नंबर 1 तो गलत है। यूरोप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, क्या बात सत्य है, यूरोप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ये बात गलत है। द्वीपीय महाद्वीप का अगर बात करेगा ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, किसे कहा जाता है, ये
ये ऑस्ट्रेलिया को आ जाता है। ठीक है, आप जब ऑस्ट्रेलिया का जब नक्शा देखे होंगे, फिगर देखे होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर जो है पानी है ना, तो ऑस्ट्रेलिया को इसलिए जो है द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। कथन नंबर 2 भी गलत है, कथन नंबर 2 भी गलत है। हालांकि यूरोप जो है ना, ये 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये 3 तरफ से जल से घिरा है, 3 तरफ से जल से घिरा है। और जो जो 3 तरफ से जल से घिरा है, तो क्या कहते हैं, इसलिए यूरोप को प्रायद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप महाद्वीप। ठीक है, क्लियर है, यानी कि कोई भी सही नहीं है ना, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। कहते हैं निम्न में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के वायुमंडल की परतों को सबसे कम से सबसे अधिक ऊंचाई के क्रम से सही ढंग से सूचीबद्ध करता है। यानी कि पूछता है कि जब वायुमंडल जो होता है, जो ये हमारा वायुमंडल है, इसमें जो कम और इसके बाद सबसे अधिक ऊंचाई पर वो कौन सा क्रम है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है तथा बहिर्मंडल आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब क्षोभ मंडल के बारे में बात करें, ये सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितना है, लगभग इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें क्षोभ मंडल में ही है सभी मौसमी घटना होती है, सभी मौसमी घटनाएं, जैसे कि वर्षा हो गया, कोहरा हो गया, ओलावृष्टि हो गया, सब किसमें होता है, क्षोभ मंडल में होता है। बात करें समताप मंडल की, यानी स्ट्रेटोस्फीयर, तो समताप मंडल में जो होता है, इसमें कोई भी जो है मौसमी घटना नहीं होता, ये बादलों से क्या, ये बादलों और मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है। और समताप मंडल आप याद रखिएगा, इसमें हवाई जहाज उड़ाया जाता है। क्या उड़ाया जाता है इसमें हवाई जहाज उड़ाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि समताप मंडल में ही क्या पाया जाता है, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है ना, ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, क्योंकि सूरज के हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। फिर कहता है मध्य मंडल, यानी कि मेसोस्फीयर। मध्य मंडल का क्या बारे में खासियत है, तो अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड इसी मंडल में आके जो है जल जाते हैं, उल्का पिंड जल जाते हैं। ठीक है, मध्य मंडल में, ठीक, नष्ट हो जाते हैं। और आयन मंडल या फिर क्या, थर्मोस्फीयर है ना, आयन मंडल या थर्मोस्फीयर, इसका क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें रेडियो तरंग का परिवर्तन होता है, रेडियो तरंगन का, रेडियो वेव का जो है इसमें परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो इसी परत पर होता है। फिर है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल मतलब क्या, ये सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत, सबसे बाहरी परत। ठीक है, ये बहिर्मंडल, जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ आपको हीलियम देखने को मिलेगा, हीलियम, इसके अलावा हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन जैसे हल्की गैसें जो आपको देखने को मिलती है। यानी कि क्या सकते ऑप्शन नंबर ए। तो जिन चीज़ों के बारे में जो बताया मैंने, आप इसको जो है कंठस्थ कर लेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। कहता है कि बेरिंग जल संधि जोड़ती है किसको किसको। अभी कुछ सवालों पहले जो स्लाइड आया था उसमें बेरिंग जल संधि के बारे में बताया गया था। तो बेरिंग जल संधि क्या प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ये बात गलत है, ये नहीं करता है। प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है, तो यस, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है क्या, बेरिंग जल संधि। जल संधि मतलब क्या होता है, तो ये पानी का एक संकरा भाग होता है, पानी का एक संकरा भाग होता है। ठीक है, संकरा भाग होता है जो 2 बड़े जल निकायों को जोड़ता है। ठीक है, इसके अलावा बेरिंग जल संधि मैंने बता दिया कि ये प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है। ठीक, समझे, और जोड़ता है इसको, और अलग किसको करता है बेरिंग जल संधि अलग किसको करता है, तो आप याद रखेंगे, अलग करता है किसको, तो ये एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है, एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है, एशिया को नॉर्थ अमेरिका से ये अलग करता है। कौन सा, बेरिंग जल संधि। ठीक है, बेरिंग जल संधि अलग करता है। एशिया में क्या, एशिया में याद रखेगा रसिया, और नॉर्थ अमेरिका में क्या, अलास्का। तो इन सारे फैक्टर को भी याद रखेंगे। फिर एक संधि मुझे याद आता है, पाक जल संधि। पाक जल संधि आप मुझे बताइएगा किन किन 2 देशों को अलग करता है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 48 देखिए। एशिया को यूरोप से अलग करता है क्या, एशिया को यूरोप से क्या अलग करता है, एटलस पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, रॉकी पर्वत या यूराल पर्वत। ऑप्शन नंबर डी, यूराल पर्वत जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। पश्चिम में जो यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूराल पर्वत और साथ में कौन, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी जो होता है यही जो है यूरोप को एशिया से अलग करता है, यानी एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, क्लियर। रॉकी पर्वत कहाँ पर है, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में, कहाँ पर है ये, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, उसके अलावा बात करें एंडीज पर्वत कहाँ पर है, एंडीज पर्वत अगर आपसे पूछेगा
एक पर्वत और होता है एंडीज पर्वत, तो ये कहाँ पर है, ये बताइए कहाँ पर है। तो एंडीज पर्वत है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर है ये, दक्षिण अमेरिका में। अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, क्या एटलस पर्वत कहाँ पर है बता सकते हैं, एटलस पर्वत कहाँ पर है बता सकते हैं आप लोग, किसी को पता है? तो एटलस पर्वत जो है ना, आप याद रखेंगे, एक मतलब ये मोरक्को, अल्जारिया और ट्यूनिसिया में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है, मोरक्को, अल्जीरिया और क्या, ट्यूनिसिया में फैला हुआ। तो इन बातों को भी आप याद रखेंगे, एटलस पर्वत, समझे, क्लियर। आगे बढ़ें, प्रश्न संख्या 49 की ओर। प्रश्न संख्या 49 क्या कहता है बताइए। कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। वीडियो काफ़ी जो लंबा हो रहा है लेकिन टिके रहना है, और अंतिम का जो है 10-11 प्रश्न बचा हुआ है, तो इसको जो मिस नहीं करना है। कहता है यूरोप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या ये बात सत्य है, क्या ये बात सत्य है क्या, ये बात गलत है। मैंने जो है क्रम जो है पहले लिखवा चुका हूँ मैं, और यूरोप विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप नहीं है, ये यूरोप का छठा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, यूरोप विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्लियर, मैं पहले करवा चुका इसलिए मैं इसको वापस से नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, विश्वत वृत्त अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। क्या बात सत्य है, विश्वत वृत्त जो है अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। ये बात कथन दो सत्य है, कथन दो सत्य है। ठीक है, कथन दो सत्य है। अगर आपसे पूछेगा कि अफ्रीका में बोलेगा विश्व की सबसे लंबी नदी, अफ्रीका से मुझे याद आया, विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ है, विश्व की यानी लॉन्गेस्ट रिवर, विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ पर है, तो ये है अफ्रीका में, जिसको बोलते हैं नाइल रिवर, है ना, नील नदी। अगर बोलेगा सबसे बड़ी नदी कहाँ, कौन सा है, सबसे बड़ी नदी, मैं हर बार करवाता हूँ तो नदी को पढ़ाता हूँ, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये है अमेजन रिवर। ठीक है, अमेजन रिवर, क्लियर। और ये कहाँ पर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सब चीज़ मैं ही नहीं बताऊँगा, समझे। आप भी थोड़ा सा जो है ये जिंदा रहिए, मतलब लाइव रहना है आपको। ठीक, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल दो सत्य है, केवल दो सत्य है। यहाँ चीज़ों को मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, मेरे बोलने से पहले आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ फलना 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 चीज़ का फलना आंसर है। क्लियर। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। अब अमेरिका के बारे में क्या करना है, सत्य कथन का चयन करना है। दक्षिण अमेरिका याद रखेंगे, तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, जिसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। क्या बात सत्य है, क्या बात सही है क्या? तो ये बात गलत है। यहाँ बोला विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी श्रृंखला नहीं है, सबसे लंबी श्रृंखला है, सबसे लंबी यानी कि फर्स्ट है। ये क्या है, ये फर्स्ट है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सा, एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसका लगभग जो लंबाई अगर आपसे पूछेगा तो लगभग 7000 किलोमीटर है। और कहाँ पर है ये, तो ये कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग फैला हुआ है कि नहीं। फिर कहता है अमेजन नदी के बारे में तो मैंने वही बता ही दिया, चलिए यहाँ बता ही दिया आंसर। अब क्या बोले, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ये बात मैंने पिछले वाले स्लाइड में मैंने बता दिया था, क्योंकि इसका जो अपवाह क्षेत्र जो होता है ना, इसका अपवाह क्षेत्र इसका बहुत ज़्यादा है, यानी कि वाटर वॉल्यूम जो इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब विश्व की सबसे लंबी नदी मैंने बता ही दिया, कौन सा, नाइल नदी है। यानी कि इसका सही कौन सा है, इसमें ऑप्शन नंबर दो, कथन नंबर दो सत्य है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल दो सत्य है, केवल दो सत्य है। आगे बढ़ेंगे 51 प्रश्न की ओर। 51 प्रश्न, विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। कथन एक कहता है वायुमंडलीय दबाव पर पृथ्वी पर एक समान होती है। वायुमंडलीय दबाव पूरे पृथ्वी पर एक समान होती है क्या, ये तो हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता। कथन नंबर एक गलत है। देखिए गलत इसलिए है कि ऊंचाई और तापमान के अनुसार, याद रखेंगे, ऊंचाई और क्या, ऊंचाई और तापमान के अनुसार। ये मैं लिख इसलिए देता हूँ कि अगर बाई चांस को मुझसे पीडीएफ मांगेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। ऊंचाई और तापमान के अनुसार क्या होता है, इसके वायुदाब बदलता है, वायुदाब बदलता है, यानी कि ये जो कहा है कि समान होता है, ये बात पूर्णतः गलत है। और कथन नंबर दो पढ़िए, कथन नंबर दो पढ़िए कि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। क्या बात सत्य है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। बात ऐसा है कि पृथ्वी का अधिकांश भाग का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना,
इसलिए इसको स्थलीय गोलार्ध कहते हैं, यानी कि लैंड हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में अधिक क्या है बता सकते हैं? जब ऊपर ऊपर पृथ्वी है तो नीचे क्या होगा? जल होगा। दक्षिणी गोलार्ध में जल है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? इसको जो है जलीय गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय गोलार्ध कहते हैं, यानी कि वाटर हेमिस्फीयर। समझे? याद रहेगा। प्रश्न संख्या 51 के लिए ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सत्य है। प्रश्न संख्या 52 देखेंगे आप, भारत की स्थिति के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। देखिए बच्चों वाला सवाल कर दिया है, क्लास 6 में आ गए हैं और जानना जरूरी है। कहता है कि पूछा है आपको कि भारत का जो अक्षांशीय स्थिति है और देशांतरीय देशांतरीय स्थिति को बताना है आपको। तो क्या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 पश्चिमी तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ भारत, क्या ये बात सही है क्या? देखिए ये बात गलत है। बात गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ उल्टा पुल्टा कर दिया है। बात ऐसा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये सत्य होगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच जो है भारत फैला हुआ है। यहाँ पर पश्चिमी कर दिया था, इसीलिए गलत। समझे? यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है कि नहीं? और भारत बोलेगा, भारत की स्थिति जो है पूरा का पूरा कहाँ पर है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है? ये आप याद रखेंगे, भारत का स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है उत्तरी अक्षांश के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? और भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है बताइएगा? भारत का अगर विस्तार पूछेगा नॉर्थ टू साउथ कितना है बताइए? याद रखेंगे ये 3200 से लेकर 3200 किलोमीटर है, कश्मीर से कन्याकुमारी। अगर आपसे पूछेगा कि ईस्ट टू वेस्ट बताओ, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बताओ, तो आप क्या बताएंगे कितना है? ये 2900 किलोमीटर है, ये 2900 किलोमीटर है। ठीक, और क्या बताएं इसका अलावा? तो अरुणाचल से कच्छ तक का ये लंबाई बताता है। और भारत का कुल क्षेत्रफल पूछेगा, तो क्या बताएंगे? 32,87,000, हाँ मुझे याद आ गया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का जो है प्रॉपर डेटा है। अगर ये डेटा आपको नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली बात है आपको 32.8 मिलेगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि पूरे पृथ्वी का 2.4% घेरता है, 2.4% हिस्सा घेरता है भारत। क्लियर है? आगे बढ़ें प्रश्न संख्या 53 की ओर। कहता है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन नंबर 1 कहता है, और सत्य कथन का चयन करना है। कथन 1 कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। क्या ये बात सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। आप इसको याद रखेंगे कि इतना ज़्यादा विशाल होने के कारण, मतलब अमेरिका में 7 समय जोन है और कनाडा में 6 मानक समय है। बस इसको आपको रट लेना है, इसके अलावा मैं क्या बताऊँ? विश्व की सबसे ऊंची शिखर ट्रांस हिमालय पर्वत पर स्थित है। क्या बात सत्य है? ये बात सत्य है क्या? ये बात गलत है। विश्व की सबसे ऊंची शिखर अगर ऐसे पूछेगा तो ये माउंट एवरेस्ट है। ये क्या है? माउंट एवरेस्ट है, लेकिन ये ट्रांस हिमालय पर स्थित नहीं है, ये हिमाद्री में स्थित है। कहाँ स्थित है ये हिमाद्री में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाद्री में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की अगर लंबाई पूछेगा, मतलब ऊंचाई पूछेगा, तो 8,848.86 मीटर जो है, आप इसका ये डेटा याद रखेंगे। ठीक है, जो कि हिमाद्री के मतलब बोल सकते हैं कि महान हिमालय में स्थित है। ये महान हिमालय में स्थित है, यानी कि ग्रेट हिमालयन रेंज में ये स्थित है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सत्य है। अन्य फैक्टर को आप नोट करेंगे, इतना जो है डिटेल में बता रहा हूँ मैं चीज़ों का। प्रश्न संख्या 54 देखिए, 54 नीचे दी गई भारतीय नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही दिशा बताइए। मतलब ये जो भारत रहेगा, ठीक है, भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण में जो है बताना है। ये फिर बार जो मैप बताने जरूरत क्या है इसमें? मान लीजिए कि ठीक है, नॉर्थ से लेके दक्षिण तक का मुझे भारतीय नदियों को बताना है, सही दिशा में लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? तो रावी, चिनाब, नर्मदा, तापी, कावेरी। क्या ऐसा सही है क्या? नहीं, पहले जो है चिनाब आता है, पहले चिनाब आएगा, फिर रावी आएगी, फिर नर्मदा, फिर तापी, फिर कावेरी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट आंसर है। चिनाब और रावी की बात करें, चिनाब और रावी की दोनों की बात करें तो ये सिंधु की सहायक नदी, किसकी सहायक नदी है ये? सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी है चिनाब और रावी। क्लियर। और ये कहाँ से बहती है? तो ये उत्तर भारत में बहती है, और उत्तर भारत में खास करके याद रखिएगा हिमाचल एवं पंजाब, हिमाचल एवं पंजाब वाले क्षेत्रों में। ठीक है। बात करें नर्मदा और तापी की, तो नर्मदा और तापी ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है, ये पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है। और साथ ही साथ ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, भ्रंश घाटी से। प्रश्न आता है कि भ्रंश घाटी से होकर बहने नदियों का नाम बताइए, तो भ्रंश घाटी से होकर ये बहती है। ठीक है। कौन सा? नर्मदा और तापी, और पश्चिम की ओर बहती है। और ये अपना जल कहाँ गिराती है? ये अपना जल गिराती है अरब सागर में या खंबात की खाड़ी में। ठीक है। अरब सागर, या फिर आप बोल सकते हैं खंबात की खाड़ी, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है। और ये क्या बनाती है? तो ज्वार नदी बनाती है, यानी एस्चुरी बनाती है। ठीक। और कावेरी की बात करें तो कावेरी जो है ना, कावेरी कहाँ मिलता है? ये साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया में किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा? तो तमिलनाडु और कर्नाटका में, तमिलनाडु और कर्नाटका में ये चीजें देखा, ये नदियाँ को देखने को मिलेगी। ठीक है। और ये जो है बंगाल में डेल्टा बनाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये क्या बनाती है? ये डेल्टा का निर्माण करती है कावेरी नदी। ठीक है। याद रखेंगे। इन सभी नदियों का सहायक नदी के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। खैर अभी वीडियो लंबा हो रहा है, मैं अन्य किसी वीडियो में बताऊंगा सबकी सहायक नदियों के बारे में। प्रश्न क्या 55 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। क्या बात सत्य है? क्या बात सत्य है? क्या केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से ही भारत के 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है? तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। बांग्लादेश के साथ साथ, चीन के साथ साथ, पाकिस्तान के साथ साथ आप नेपाल भी याद रखेंगे, नेपाल से भी भारत की 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सबके साथ अलग अलग राज्यों की सीमा लगेगी, तो उन सीमाओं को आपको याद रखना होगा कौन सा राज्य कहाँ लग रहा है। ठीक है। त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्या बात सत्य है? क्या बात सत्य है? क्या? तो ये बात गलत है। त्रिपुरा चारों तरफ से नहीं, त्रिपुरा जो है 3 तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और बात करें कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की, ठीक है, जो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ उसको कम से कम सुन लीजिए, उसको जो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ उसको कम से कम सुन लीजिए। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगाती है? ये बांग्लादेश के साथ लगाती है। ठीक है। बांग्लादेश से मुझे याद है तो मैं सोचा बता दूं। और ये लगभग कितना है? 496.7 किलोमीटर, 496.7 किलोमीटर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर। आगे बढ़े। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2, ना तो डी और ना ही 2, ना तो 1 और ना ही 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 56 की ओर देखते हैं। 56 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और विचार क्या करना है? उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इस बार क्या पूछा है? फॉल्स पूछा है, इस बार फॉल्स पूछा है। और बस थोड़े प्रश्न रह गए हैं, बचे हुए हैं, उसको करके ही जाएंगे। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। कथन नंबर 1 कहता है कि हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, ये बात बिल्कुल सत्य है। हिमाचल जो है ना, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। समझे। फिर कहता है महानदी कावेरी, तापी एवं कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है, ये बात गलत हो गया। अभी मैंने आपको बताया था तापी कहाँ बहती है? ये पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। और ये कहाँ गिराती है? अरब सागर में इसको गिराती है, अरब सागर में ये अपनी पानी को गिराती है। ठीक है। और तापी के साथ साथ और कौन है? तो नर्मदा नदी भी। ठीक है। बाकी बात करें महानदी का, कावेरी का, कृष्णा नदी का, ये सब जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कथन नंबर 2 इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि तापी इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है। बार बार एक ही चीज नहीं बताएंगे। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। यानी कि कह रहा है कि जो पश्चिमी यानी कि जो वेस्ट साइड वाला मैदान है, ये मैदान जो है अधिक चौड़ा है ईस्ट साइड वाले मैदान की तुलना में। क्या ये बात सत्य है? क्या ये बात गलत है? ये बात भी गलत है। पश्चिमी तटीय मैदान जो है ना, ये जो है कम चौड़ा है। ठीक है। और पूर्वी तटीय मैदान ये अधिक चौड़ा है कि नहीं? समझे। अधिक चौड़ा है। ठीक। तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे। पश्चिमी तटीय मैदान जो है ना, समझ लीजिएगा कि बहुत जो है इतना है कोई है, और पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय मैदान जो काफ़ी जो है बड़ा है। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है।
पूर्वी तटीय मैदान जो है अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं, जहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ, ये सब जो नदियाँ जो लिखा हुआ है, महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब जो नदियाँ हैं क्या करता है, ये बंगाल की खाड़ी में जो गिराती है पानी अपने, और उपजाऊ बनाती है, डेल्टा बनाती है और उपजाऊ जमीन बनाती है। समझे, 3 बातों को याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 दोनों असत्य है, 2 और 3 दोनों असत्य है। 57वां देखिए, कथन पर विचार करना है और असत्य कथन चयन करना है। कथन एक कहता है कि नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड से लगती है। क्या बात सत्य है? क्या ये बात सत्य है? तो ये बात बिल्कुल सत्य है। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड से लगती है। भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। तो ये बात गलत है। भूटान की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ साथ, सिक्किम के साथ साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ ये असम के साथ साथ भी लगती है। असम का सीमा के साथ भी लगती है भूटान की सीमा। क्लियर। बांग्लादेश की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और असम से लगती है। त्रिपुरा असम से लगती है नहीं, ये इसके साथ साथ मिजोरम से भी लगती है। ठीक है, इनके साथ साथ मिजोरम से भी लगती है। तो यहाँ पर 3 देशों का जो है मैं चीजें बता दिया हूँ कि कौन सा राज्य किसके किसके साथ जो है मेल खाता है। नेपाल का मैं बताया क्या कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे बिहार, उत्तराखंड, उत्तराखंड नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है उत्तराखंड। 5 राज्य बिना हुआ है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 राज्य इसमें लगता है उत्तर नेपाल के साथ। ठीक है। भूटान की सीमा में भूटान के साथ 4 राज्य, कौन कौन सा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। और बांग्लादेश के साथ जो है 5 राज्य इसमें भी, 5 राज्य इसमें भी है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। 4 राज्य हो गया, 5 राज्य हो गया ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अपने। अच्छा, इसका आंसर तो लगा लीजिए। तो कौन सा सत्य है, असत्य है पूछा है ना, तो असत्य तो ये भी है। 3 नंबर भी तो असत्य है, तो असत्य हो जाएगा। 3 नंबर भी असत्य, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। केवल 2 और 3 असत्य है, केवल बी 2 और 3 असत्य है। प्रश्न संख्या 58 देखिए, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार क्या करना है, यहाँ पे जो है मैत्री लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मैत्री एवं भारतीय आर्कटिक में भारत के शोध संस्थान बोलता है कि मैत्री एवं भारती जो है आर्कटिक में क्या भारत का शोध संस्थान है। तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। ये आर्कटिक में नहीं है। ये भारत का शोध संस्थान कहाँ पर है, ये अंटार्कटिका में है। कहाँ पर है, ये अंटार्कटिका में स्थित है ये मैत्री और भारती। ठीक है, क्लियर रहेगा। आगे बढ़े। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को हिमाचल कहा जाता है। क्या बात सत्य है? क्या बात सत्य है? अच्छा, अंटार्कटिका में एक और शोध संस्थान है, आप याद रखिएगा, दक्षिणी गंगोत्री। मुझे याद आया तो मैं सोचा बता दूं। दक्षिणी गंगोत्री भी जो है अंटार्कटिका में एक शोध संस्थान है, और यही जो है पहला था। उसके बाद मैत्री और भारती आया था। समझे। इसके अलावा आर्कटिक में क्या याद रखिएगा, आर्कटिक में एक शोध संस्थान है, आप याद रखेंगे, उसका नाम क्या है, हिमाद्री। आर्कटिक में एक शोध संस्थान है जिसका नाम क्या है, हिमाद्री शोध संस्थान। ठीक। अब देखिए पढ़े, सेकंड नंबर ऑप्शन, महान हिमालय दक्षिण में स्थित श्रृंखला को हिमाचल कहा जाता है। ये कथन सत्य है। देखिए सबसे ऊपर में उत्तरी में कौन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर अगर पूछेगा बृहत हिमालय, ठीक है, बृहत हिमालय, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, हिमाद्री। तो ये जो है ना, ये सबसे उत्तर में, सबसे उत्तरी एवं ऊंची श्रेणी होता है। इसके अलावा इसके बाद क्या आता है, मध्य हिमालय। इसके बाद क्या आता है, मध्य हिमालय आता है। और मध्य हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में है। मध्य हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में है। ठीक है ना, ये इसके दक्षिण में रहेगा। ठीक। और इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आएगा शिवालिक श्रेणी। ठीक है, शिवालिक की श्रेणी। ठीक है, तो इन बातों को याद रखना। ये सबसे दक्षिणी होता है, ये सबसे दक्षिणी होता है। और क्या होता है, बाहरी श्रेणी होता है। इसको जो है दक्षिणी या फिर बाहरी श्रेणी की भी संज्ञा दी जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सत्य है, केवल 2 सत्य है। प्रश्न संख्या 59 देखिए, कहता है भारत के प्रवाल द्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रवाल द्वीपों, कोरल रीफ्स है ना, तो और सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो कहता है लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीप। क्या बात सत्य है, ये बात आंख मूंद करके सत्य है, ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। लक्षद्वीप जो है एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल क्या होता है, तो छोटे समुद्री जंतुओं का कंकाल होता है, और जिन्हें पोलिप्स कहा जाता है। जब वे मरते हैं तो उन्हें कठोर कैल्शियम कार्बोनेट कंकालों के ऊपर एक अन्य पॉलिप उगते हैं, और बढ़ते बढ़ते क्या बनता है, ये प्रवाल द्वीप बन जाता है। ठीक है, तो लक्षद्वीप जो है वैसा ही जो है एक समुद्री जीव का मरते मरते जो है कंकालों से बना हुआ पॉलिप से प्रवाल द्वीप बना, और ये लक्षद्वीप बन चुका है। ठीक है, जिसका प्रवाल द्वीप है, एक तरह का। ठीक है, लक्षद्वीप। ये लगा पढ़े।
कहता है प्रवाल द्वीप का निर्माण मुख्य रूप से प्रवाल पॉलिप्स के संचय और जमाव से होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, जैसा कि मैंने कहा था, है ना। और प्रवाल पॉलिप्स क्या होता है? जो मृत समुद्र जीव के अवशेष, है ना, अवशेष में जो है खास करके जो हड्डियां वगैरह, कंकाल वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो इसी को जो है प्रवाल पॉलिप्स कहते हैं। क्लियर, याद रखेंगे। और कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी प्रवाल द्वीप है। क्या ये बात सत्य है? क्या ये बात सत्य है? क्या नहीं, ये बात गलत है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक प्रवाल द्वीप नहीं है। ये कैसा है? तो अंडमान निकोबार जो प्रवाल द्वीप नहीं है, ये भले इसमें जो है प्रवाल द्वीप कुछ कुछ जगह में मिलेगा, लेकिन ये प्रवाल द्वीप इसको नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है ज्वालामुखी के शिखर देखने को मिलते हैं, ज्वालामुखी के शिखर इसमें जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 कथन सत्य है, 1 और 2 कथन सत्य है। और आ जाइए, हमारा आज का ये आखिरी प्रश्न होने वाला है, ये अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिवालिक श्रेणी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताइए कौन सा अच्छा वर्णन करता है शिवालिक श्रेणी? शिवालिक श्रेणी के बारे में सबसे मैंने बताया था अभी, ये सबसे जो है बाहरी श्रेणी होता है, सबसे दक्षिणी होता है। तो ये हिमालय सबसे ऊंची श्रेणी है, जिसकी चोटियां स्थायी रूप से बर्फ में ढकी रहती है। ये बात गलत है। ये हिमालय सबसे बाहरी श्रेणी है, जो संगठित अवसादों से बनी है। कथन नंबर बी बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट हो जा रहा है, समझे। और शिवालिक श्रेणी जो है ना, क्या होता है, ये बाहरी पर्वत श्रृंखला से है ये, और यहाँ नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसाद जैसे गाद बजरी से बना ये होता है, ठीक। किससे बना होता है ये शिवालिक श्रेणी? ये बाह्य श्रेणी जो होता है, ये गाद और बजरी से बना होता है, ये नदियों द्वारा जो है लाया गया होता है। समझ में आए बात? और क्या होता है, इसलिए यहाँ पर जो है भूस्खलन भी अधिक होता है, भूस्खलन भी अधिक होता है। तो इस तरह से हम लोग का ये सेशन जो है आज यहीं कंप्लीट हो जाता है। और इसके साथ ही हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, जितने भी प्रश्न बने थे इस ऑल आउट बुक के तहत। और आप मुझे बताइएगा कि आपको इस सेशन कैसा लगा, क्या आपको ये अच्छा लगा, आपको लगा कि हाँ आपको कुछ मिल रहा है, कुछ बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है। बाकी मैं आपसे यही कहूँगा, जो बीपीएससी टीआरई में बैठने वाले हैं, है ना, टीआरई 4 में बैठने वाले हैं, स्टेट में बैठने वाले हैं, या रेलवे एग्जाम में बैठने वाले हैं, या कहीं भी एसएससी में बैठने वाले हैं, जहाँ पे जीके जीएस के सवालों को पूछा जाता है, तो ये एनसीईआरटी जो ऑल आउट रिवीजन सीरीज चल रहा है, ये क्या चल रहा है, एनसीईआरटी का रिवीजन सीरीज चल रहा है। तो इसको तो देखना आपको जो गुनाह नहीं हो जाएगा। क्या गुनाह है? क्या नहीं, आप इसको तो रिवाइज करेंगे तो आपके जो जीके जीएस के जो नंबर है ना, इसमें स्कोर में क्या आएगा, वृद्धि होगी। क्या होगा? वृद्धि होगी। बाकी मैं ज़्यादा कुछ यही नहीं कहूँगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप सभी को तहे दिल से थैंक यू, ठीक है। आप ऐसे ही देखते रहिए और सामाजिक क्लास से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।